Good afternoon. I hope you are very excited. रीज़न बीइंग आज हम कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं जो हमारे करिकुलम का कोर है। अगर सीए किसी चीज़ के लिए जाना जाता है हमारे देश में तो वो टैक्सेशन की फील्ड है। भले हमारे नाम में लगता चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी नॉलेज हमारे देश में सिर्फ हमें ही है। ये कहना गलत होगा, सिर्फ हमें ही है, लेकिन बहुत डीप डाइव नॉलेज तो सिर्फ हमें ही है। क्योंकि थोड़ा बहुत बीकॉम में पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत कॉमर्स के और कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी डिटेलिंग नहीं की जाती है। डीप डाइव रिसर्च सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है, एंड दैट इज़ वाई ये आपका कोर होगा। तो आज से जो हम शुरू कर रहे हैं वो आपके रियल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई है। आपने ऑफ कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया, दैट इज़ न्यू फॉर यू। आज से डायरेक्ट टैक्सेशन हम शुरू करेंगे, दैट इज़ न्यू फॉर यू। ऑल दीज आर रियल सब्जेक्ट्स ऑफ अवर सीए करिकुलम। सो आपका असली चैलेंज, असली टेस्ट और असली इंटरेस्ट लेवल्स अब बिल्ड होना शुरू होना चाहिए। हर चीज़ आज से शुरू होती है। आज की क्लास इंट्रोडक्शन रहने वाली है। इट विल बी कंप्लीट इंट्रोडक्शन। 1.5 घंटे में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देने वाला हूं आपको। कल की क्लास भी इंट्रोडक्शन ही रहने वाली है। मैं आपको सिर्फ 1.5 घंटे इंट्रोडक्शन ही देने वाला हूं, यानी 2 क्लास 3 घंटे तो सब्जेक्ट का सिर्फ देने में क्या जाएगा? इंट्रोडक्शन। सोचो जब इंट्रोडक्शन में ही 2 क्लास चली गई तो सब्जेक्ट करने में कितना समय जाएगा? थिंक अबाउट इट। सो इट इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। ज्यादातर लोग आपको बाहर बोलेंगे, सीनियर्स या जो सीए कर चुके हैं या कर रहे हैं, कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। दे आर रॉन्ग। वो डिफिकल्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और वो पूरा मैनेज नहीं हो पाता तो आपको वो डिफिकल्ट लगने लगता है। अगर वहीं वॉल्यूम छोटा कर दूं तो वो आसान लगने लगेगा, बल्कि इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल कुछ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप जो भी पढ़ने वाले हैं वो रियल में हर पर्सन हर साल अपनी इनकम निकाल के सरकार को टैक्स जमा करता है। यानी इससे ज्यादा प्रैक्टिकल चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। यानी यहां आपको कुछ पढ़ाया जाए और बोला जाए ये सिर्फ लिखा है, होता कहां है? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट इज एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। तो इतना बड़ा कोर्स होने की वजह से ज्यादातर बच्चों को क्या लगने लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। बट ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत वॉल्यूमिनस है। इसका एक्सटेंड बहुत ज़्यादा है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आज से जो हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में आपको पहले कवर कराऊंगा। आपको ओरिएंटेशन में ये बात बताई थी कि हमारा पेपर 3 टैक्सेशन है। 50 मार्क का डायरेक्ट टैक्स है और 50 मार्क का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो हमारा 100 मार्क का टैक्सेशन है, जिसमें मैं आज पहले शुरू क्या करने वाला हूं, डायरेक्ट टैक्सेशन से जो हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, इट टेक्स अराउंड 90 लेक्चर्स टू कंप्लीट ओनली डायरेक्ट टैक्स। 90 लेक्चर्स, जिसमें से कुछ लेक्चर्स मेरे 2-2 घंटे के भी होंगे, 2.5-2.5 घंटे के भी होंगे। ज़्यादातर लेक्चर्स 1.5 घंटे के होंगे, और मेरे 1.5 घंटे मतलब प्रॉपर 1.5 घंटे। वो 1 घंटा 25 मिनट भी नहीं होगा, वो 1 घंटा 30 मिनट ही होगा। जैसे आज बैच शुरू करने में हमें 12:55 हो गई, तो आपका बैच भी 2:25 को ही खत्म होगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका बैच 2:15 को खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आज तक ही नहीं हुआ। शिवम को साल भर ही हुआ होगा मेरे साथ, आज तक कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है, होगा भी नहीं। मेरा सिस्टम ही मुझे अलाउ नहीं करता है। एंड देयर बाई 90 लेक्चर्स सिर्फ क्या पढ़ने में लगेंगे? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने में हमें अराउंड 60 लेक्चर्स लगेंगे। यानी है तो 50-50 मार्क्स का, लेकिन हमारा जो टोटल पैकेज है वो कितने लेक्चर्स का हो गया? 150 लेक्चर्स का हो गया। जिसमें अगेन इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ लेक्चर्स मेरे 2 से 2.5 घंटे जाते हैं, बाकी अदरवाइज हम 1.5 घंटे के लेक्चर्स लगते हैं, बिकॉज उतना रिटेंशन पावर अच्छा बिल्ड होता है। 150 लेक्चर्स अगर हमें सिर्फ टैक्सेशन में लगने वाले हैं, तो आप एक आइडिया लगाओ, अगर नंबर ऑफ डेज हम बोलें तो 150 ही लगने वाले हैं हमें। और 150 ही लगने वाले हैं, जिसमें सर संडेज भी आते हैं बीच में, दिवाली आती है, ईद आती है, होली आती है, सब कुछ आता है। तो कहीं कहीं तो छुट्टी देनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है। हर रोज तो बुला नहीं सकते। अब 20 तारीख को अगर मैं आपको बुला लूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा कि सर दिवाली के दिन ही बुला लिया? होली के दिन बुला लूंगा तो सर बोले कोई रंग लगा देगा सर। ऐसा मत करो सर, आज तक बचते बचाते आया हूं मैं, गलत नहीं हो जाएगा? तो ये सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम टोटल देखने जाए ना, तो ये 5 महीने में तो नहीं होगा। क्योंकि 150 डिवाइड बाई 30 करके 5 भी ले ले तो 5 महीने में नहीं होगा। ये नेचुरली 6.5 से 7 महीने डिमांड करेगा, क्योंकि बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। कभी मैं बीमार पड़ूंगा, कभी आप बीमार पड़ेंगे। खैर, आपकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पढ़ते रहेंगे। खैर, कुछ आपदाएं आ जाती है कई बार, जैसे बीच में अभी मई में हुआ था ना, तो इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन हो गई थी, 2-3 दिन का ब्रेक आ गया। ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अगर आप देखने जाओ तो 6.5 से 7 महीने हम साथ बिताएंगे। अगर 6.5 से 7 महीने बिताएंगे तो सर करीब करीब अक्टूबर बीच में आ गए हम। अक्टूबर बीच में आ गए तो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है कहीं ना कहीं मई तक।
तो मई तक अगर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है यानी हमें रोज ही मिलना है, कोई ऑप्शन ही कहाँ है। मतलब टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रोज चलेगा, डेली चलेगा, डेली, इट इज गोइंग टू हैपन डेली। इट इज लाइक ब्रशिंग योर टीथ, इज लाइक गोइंग टू द वॉशरूम, इट इज अ डेली थिंग। वो हमेशा चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। अब ये मैं इतनी बातें जो कह रहा हूं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है ना, ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इट इज अ सब्जेक्ट वेर यू कैन नॉट मिस अ क्लास। इफ यू मिस अ क्लास यू टेक अ हॉलीडे, वी गिव यू वेकेशन। इट्स अ वेरी इजी स्कीम। डोंट कम, आने का ही नहीं, क्योंकि आके क्या फायदा सर, आपको कुछ मालूम चलेगा नहीं, आप मुझे देखेंगे मैं आपको देखूंगा, क्या क्या फायदा, और मुझे समझ आ जाएगा आपका चेहरा देख के, तो इसलिए वो कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग ब्लेस्ड हैं। आप लोग ब्लेस्ड क्यों हैं? क्योंकि हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है सर, होता है ना, हर लेक्चर रिकॉर्ड, हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है। किसी भी दिन किसी भी वजह से लेक्चर छूट जाए, नहीं होए, तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसे कवर करके बैक ऑन ट्रैक। कभी भी अपने लेक्चर्स का बैकलॉग क्रिएट मत होने देना। एक बार 2 3 4 हो गया ना, फिर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। 1 2 तक ही रहा ना तो वो पॉसिबल रहेगा। जैसे शुरुआत में मैं आपकी संडेज बैचेस नहीं रखूंगा कुछ टाइम तक, तो वहां मौका रहेगा, बाद में तो वो मौका भी नहीं रहेगा कि सर तो संडे भी आ रहे हैं तो हम बैकलॉग कवर कब करें, क्योंकि बैकलॉग क्रिएट होने ही नहीं देना है। बैकलॉग सिर्फ एक ही सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है, जब आपकी हेल्थ खराब हो या घर में किसी की हेल्थ खराब हो, और कोई कारण होना ही नहीं चाहिए। आपका कोई भी और फालतू कारण है तो आप स्ट्रगल ही करने वाले हैं। जब मैं कहता हूं हेल्थ खराब है तो उसे भी मैं डिफाइन कर देता हूं। हेल्थ खराब किसे कहते हैं? हेल्थ खराब कहते हैं जब आपको कम से कम 100 से ऊपर का बुखार हो। 100 तक का बुखार चलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे नहीं हो, रोया मत करो। बोले सर मेरा सर दुख रहा था, इसमें क्या बड़ी बात है, सर तो रोज दुखेगा। मेरा रोज दुखता है, 5 साल पहले एक घटना हुई थी तब से रोज दुख रहा है, डेली दुख रहा है। अगर इस बेसिस पे चलेंगे तो रोज छुट्टी देनी पड़ेगी। पेट दुख रहा है, अरे कोई दुखना हुआ, ये कोई बात हुई, कुछ वैलिड तो लेके आओ। सो यू शुड हैव गुड रीजंस, अदरवाइज जस्ट कीप ऑन गोइंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपके इंटरमीडिएट में समय कम है, समय कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैंने आपको 150 लेक्चर कहा, आपको किसी भी और सब्जेक्ट में 150 लेक्चर में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया, रफली सर आपके 75 टू 80 लेक्चर्स लेंगे, आपका करिकुलम ही कंप्लीट हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 4 आप पूरा पढ़ चुके होंगे। और यहां हम डायरेक्ट टैक्स में अभी भी 10 लेक्चर शॉर्ट रह गए होंगे जो 50 मार्क का है। दैट इज वेयर इट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सब्जेक्ट डायनेमिक है। डायनेमिक है मतलब ये ऐसे स्टैटिक नहीं रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट। अभी अभी 22 सितंबर को बदल गया था, बताओ, मतलब लाल किले पे चढ़े मोदी जी, 15 अगस्त को चढ़ते हैं यार, तो स्पीच देते हैं, स्पीच देते देते फॉर्म में बहुत सारी बातें कर दी, बहुत सारी बातों में उन्होंने बोल दिया जीएसटी में बड़े बड़े बदलाव करने वाला हूं, और बड़े बड़े बदलाव करने वाला हूं तो मैं रेट कम करने वाला हूं, ये उन्होंने अगस्त में ही बोल दिया। और बोला कि कब से करूंगा, दिवाली में, दिवाली में। अब आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, बेसिक इकोनॉमिक्स में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस। देखो सब लगता है रियल लाइफ में, ऐसे ही नहीं है, आपको किताबों में लिखा है, इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में आपने पढ़ा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस। तो इन्होंने क्या कहा, जीएसटी की रेट कम करने वाला हूं दिवाली से, दिवाली से जीएसटी की रेट कम करने वाले हैं। तो लोगों ने क्या कहा, इसका मतलब दिवाली के बाद चीजें सस्ती होगी। तो अगर चीजें सस्ती होगी तो मैं आज क्यों खरीदूं, मैं तो कल खरीदूंगा, और अगर मैं कल खरीदूंगा तो मैं आज नहीं खरीदूंगा, और अगर आज मैं नहीं खरीदूंगा तो अगस्त सितंबर के महीने में मंदी आ गई। अगस्त सितंबर के उस महीने में मंदी आ गई जो हमारे देश में सीजन माना जाता है बाइंग का, कंजम्पशन का, क्योंकि सर ये फेस्टिवल्स वाला सीजन है, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद, देन नवरात्रि, ये सब बड़े सीजन होते हैं, और फिर दिवाली की नंबर आता है। उससे पहले सर मार्केट ही बैठ गया, मार्केट ही बैठ गया ये छोटी सी बात कहने से, एंड देयर बाय गवर्नमेंट को सब कुछ एक्सपीडाइट करना पड़ा। जो चीज वो करने वाले थे 20 अक्टूबर को, वो उन्होंने कर डाली 22 सितंबर को, दैट इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शरद नवरात्रि। करना पड़ गया, क्योंकि अगर नहीं करते तो सर पूरा नवरात्रि का सीजन ऑफ हो गया होता, और नवरात्रि के सीजन में तो सबसे ज्यादा बाइंग होती है। हमारे देश में सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त विजयदशमी का दिन माना जाता है,
2 अक्टूबर से बड़ा कोई मुहूर्त ही नहीं है। मतलब उस दिन किसी पंडित से पूछना नहीं होता है कि आज करूं या नहीं, कर डाल, जो करना है कर डाल, कोई टेंशन नहीं है। ये वो मुहूर्त होता है। और उस समय अगर सोचो लोगों में ये होता कि अभी तो रेट कम होगी तब खरीदेंगे, तो सर पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सब बैठ जाता। एंड दैट इज वाई ये एक्सपीडाइट हो गया। एक्सपीडाइट हो गया सर, हमारा सिलेबस अपडेट हो गया। 22 सितंबर को चेंज होते ही आपका सिलेबस अपडेट हो गया। यहां डायनेमिज्म है। हर वो चीज जो आपकी एग्जाम के ठीक 6 महीने पहले बदल जाती है वो सब सिलेबस का पार्ट होती है। हर वो चीज जो एग्जाम से ठीक 6 महीने पहले बदल जाती है। यानी आपकी एग्जाम सितंबर है, आपकी एग्जाम सितंबर है, तो आपकी कट ऑफ डेट होती है 28 फरवरी। 28 फरवरी तक जितने अपडेट्स आएंगे ना, जितने चेंजेस आएंगे ना, वो सब सिलेबस का पार्ट होते हैं आपके लिए। सितंबर में जो एग्जाम दे रहे हैं, हर एग्जाम के हिसाब से अलग अलग 6 महीने की कट ऑफ होती है। जैसे जो मई में एग्जाम दे रहे हैं उनकी कट ऑफ 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर तक जितने अमेंडमेंट्स होंगे वो उनके सिलेबस का पार्ट है। टैक्सेशन में चेंजेस होते रहते हैं। इट इज नॉट लाइक अकाउंट्स, इट इज नॉट लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज नॉट लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेयर थिंग्स रिमेन स्टेबल। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड दैट इज व्हाई हमें अपडेटेड होना जरूरी है। तो सर मतलब आप कह रहे हैं आज हुआ है 6 अक्टूबर और हमारे सिलेबस में 28 फरवरी तक कोई चेंज आया, वो भी सिलेबस का पार्ट होगा। तो सर अभी आप पढ़ा देंगे फिर चेंज हो जाएगा, तो सर क्या करें? तो सर एक काम करते हैं, 1 मार्च को मिलते हैं, क्योंकि सर तब तक जो जो करना होगा मोदी जी को कर लेंगे। मोदी जी निर्मला जी मिलके देश में जितनी चीजें बदलने बदल देंगे। फिर सर 1 मार्च को मिलेंगे। जब 1 मार्च को मिलेंगे ना तो आप बोलोगे सर सितंबर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 150 लेक्चर तक तो सितंबर आ जाएगा। तो सर फिर जैन करते हैं। तो पर सर फिर जैन की कट ऑफ डेट तो 30 जून है। तो सर 1 जुलाई को मिलेंगे। सीए डे सर, व्हाट अ गुड डे सर, वी विल स्टार्ट दैट डे सर। You cannot keep on waiting, you will have to start studying. Whatever changes will happen after I have taught, I will teach you again separately by taking few lectures. 3-4 लेक्चर और लगते हैं और कुछ नहीं होता है। चेंजेस होते हैं ना सर, सब थोड़ी बदल जाता है कि एवरीथिंग हैज चेंज्ड, जीरो से थोड़ी हुआ है कुछ भी। तो वो बदलाव हम अलग से कवर कर लेंगे। मेरी बात समझ आती है? ये सब वो बातें हैं जो आपको पता चलनी चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर इनटू रियल सीए वर्ल्ड। टिल फाउंडेशन यू आर नॉट। इट वाज जस्ट एन एंट्रेंस लेवल एग्जाम टू जस्ट चेक कि तुमको बेसिक्स आते हैं या नहीं, और कुछ नहीं। तुमको सीए का कोई करिकुलम या कोई सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं है। तुम सीए स्टूडेंट अब बनोगे सही मायने में, क्योंकि अब तुम वो कंटेंट पढ़ोगे जो हमारे काम का है। अब मेरा पैटर्न क्या रहेगा आपको पढ़ाने का अक्रॉस दीज 150 लेक्चर्स? टैक्सेशन इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको छोटा करें। क्योंकि अगर हम उसको छोटा नहीं करेंगे अपने हैंड रिटन नोट से, चार्ट से, डायग्राम से, सिनॉप्सिस बना के, तो सर एग्जाम का वो 1.5 दिन जिस दिन हमें सिलेबस रिवाइज करना होगा, जब आप पेपर 2 दे के आएंगे और पेपर 3 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, 1.5 दिन, यू अंडरस्टैंड? 1.5 दिन पेपर 2 दे के आए शाम का समय, अगले दिन पूरा, और पेपर 3 की सुबह की समय, इतना ही मिलता है ना। पूरे 48 आवर्स नहीं मिलते हैं आपको। सोना वोना काट लोगे तो 1.5 दिन भी नहीं मिलेगा। उतने में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है सर, जो आपने पूरे साल पढ़ा है। इट्स नॉट अ जोक। ज्यादातर लोगों का छूटता है, और वो छूटता इसलिए क्योंकि वो अपने कंटेंट को क्रिस्प नहीं करते, छोटा नहीं करते। हमें अपने हैंड रिटन नोट्स में से छोटा करना है। बट सर क्लास में हर चीज भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हर चीज लिखेंगे तो 150 नहीं 300 लेक्चर लग जाएंगे, क्योंकि लिख लिख के ही कर रहे हैं सब कुछ हम। इसीलिए व्हाट वी डू इन क्लासेस, हम काम की बातें या जरूरी बातें लिख लिख के करते हैं, और जो थोड़ी ऐसी थियोरी बातें होती है जो बुक से कवर की जाती है, वो हम बुक से कवर करते हैं। अब इंस्टीट्यूट ने भी आपको एक मटेरियल दिया है, या देंगे आपको जब आप रजिस्टर करेंगे ऑफिशियल, और एक मटेरियल हम भी आपको देंगे। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बेस रखते हुए हमने अपनी बुक रेडी की है, जिस बुक के अंदर चीजों को थोड़ा क्रिस्प कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, इजी टू गो कर दिया है। आप इंस्टीट्यूट की बुक देखोगे तो इससे ज्यादा डबल या ट्रिपल आपको दिखाई देगी। कंटेंट पूरा वैसे ही कवर्ड है, लेकिन उसको थोड़ा सा क्रिस्प कर दिया है। तो देयर बाय आपके लिए ये बुक जो आपको यहां से दी जाएगी, यही आपकी बाइबल, गीता, कुरान, या जिस भी धर्म में आप मानते हैं, वो आपकी यही किताब होगी। ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की किताब है। ऐसी एक इनडायरेक्ट टैक्स की किताब मिलेगी। अब सुनो, इस बुक के अंदर सब कंटेंट है। कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस जो मैं क्लास में कराऊंगा। यानी यहां पर जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें नीचे आपको व्हाइट स्पेसेस भी दिख जाएगी कि सर जगह खाली छोड़ी हुई है, ताकि हम उसे क्लास में कर सकें। तो कंटेंट है प्लस क्लास क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको घर पे भी तो प्रैक्टिस करनी है सर। तो आपको इसके अलावा एक बुक और दी जाएगी, विच विल बी अ क्वेश्चन बैंक। यानी टोटल यू विल गेट 4 बुक्स फॉर टैक्सेशन फ्रॉम हियर। व्हाट आर द 4 बुक्स?
डायरेक्ट टैक्स, कॉन्सेप्ट बुक प्लस क्लास क्वेश्चंस, डायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन बैंक, इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्सेप्ट बुक प्लस क्लास क्वेश्चंस एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन बैंक। ये इतना कंटेंट होगा हमारा, तब हमारा वो 100 मार्क का करिकुलम कंप्लीट होगा। दिस इज नॉट टू मेक यू फियरफुल, दिस इज टू मेक यू अवेयर। बहुत बच्चों को स्टार्टिंग इंटर में लगता है कि मजा आ रहा है, फाउंडेशन है ये, लास्ट के 3 4 5 महीने पढ़ेंगे ना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओगे। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जैसे अभी आपको दिख रहा है ये क्लास भरी भरी है, बैठने की जगह नहीं है हमारे पास, भरी 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 क्लास है। वक्त बीतता जाएगा, क्लास आपको खाली खाली लिखने लगेगी। सडनली दिस वानखड़े स्टेडियम विल बिकम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कि बहुत जगह है यार। क्यों मालूम है? ये वो लोग होंगे जो इस बात को नहीं समझेंगे कि सर रेगुलरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कोई ना कोई लेक्चर मिस करेंगे, लेक्चर मिस करने के बाद सर मैंने कहा ना आपका फ्लो टूट जाएगा, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूटी में चलेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि इस चैप्टर के बाद उस चैप्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा अकाउंट्स में हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हो सकता है, बट ऐसा टैक्सेशन में कभी नहीं होगा। टैक्सेशन में मैं 50वें लेक्चर में कुछ पढ़ा रहा हूँ और बोलूंगा याद है 5वें लेक्चर में इसके बारे में बात की थी, और आप कहोगे नहीं नहीं सर नहीं, कौन सा 5वां लेक्चर सर, तो आप खत्म हो गया आपका खेल। आप मुझसे ऐसा पूछना चाहोगे कि सर बताओ किस दिन नया चैप्टर शुरू होने वाला है, उस दिन से मैं आऊंगा। कोई नया चैप्टर नहीं होता इसमें, इट्स अ फ्लो, देयर इज नो चैप्टर। हम तोड़ने के लिए बता देते 10 चैप्टर है, बट है नहीं कोई चैप्टर, इट्स अ फ्लो, इट गोज इन अ फ्लो। फ्लो में कभी कोई चैप्टर नहीं होता है, एंड दैट इज वाई आपको कंटिन्यू करना है। इसीलिए आपके रिजल्ट से पहले मैं सिर्फ 5 लेक्चर्स कंडक्ट करूंगा, फ्रॉम टुडे टिल फ्राइडे, सिर्फ 5 लेक्चर्स। उन 5 लेक्चर्स में मेरा ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन और बेसिक टैक्स रेट्स पढ़ाना है और कुछ नहीं। बाकी मैं टैक्सेशन शुरू करूंगा आफ्टर योर रिजल्ट्स, जहां रियल अपना पहला चैप्टर शुरू होगा। यानी ऐसा भी कह सकते हैं सर 5 दिन फंडामेंटल सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, टैक्स रेट्स और इन सब की बात होने वाली है, ताकि आपको ढांचा समझ में आए, क्योंकि आपके लिए सब्जेक्ट नया है और कोई बात नहीं है। और जिस भी दिन आप वापस आना स्टार्ट करोगे आफ्टर योर रिजल्ट्स, मैं यही कहूंगा ये 5 लेक्चर पहले याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, फिर ही आना, नहीं तो कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा। जो बच्चे बाद में भी ज्वाइन करेंगे ना, उनको मैं पहला काम यही देने वाला हूं, ये 5 लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ के आओ, उसके बिना नहीं आ सकते आप, एज सिंपल एज दैट। उनको टास्क ही ये दिया जाएगा, उसके बिना कोई एडमिशन नहीं है टैक्सेशन के सब्जेक्ट में, बिकॉज आपको फ्लो ही नहीं पता चलेगा, आपको स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आएगा। पहली बार जीवन में कभी भी अकाउंट्स पढ़ाया गया होगा तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाए गए होंगे, डेफिनेशंस पढ़ाई गई होगी, कंजर्वेटिज्म समझाया गया होगा, गोइंग कंसर्न समझाया गया होगा, उसके बिना अकाउंट शुरू नहीं होता है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी रहेगा, उसके बिना कंटेंट शुरू नहीं होता है। तो आज और कल तो कोर इंट्रोडक्शन है, तीसरे दिन से हमारा पहला चैप्टर कह सकता हूं टैक्स रेट्स का शुरू करेंगे, जो 3rd 4th एंड 5th लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। आज आपके पास ये बुक नहीं है, आई डोंट केयर, क्योंकि आज मुझे इस बुक की जरूरत भी नहीं है, मुझे इस बुक की जरूरत कल से पड़ेगी। तो आपके पास आज नहीं है, चल जाएगा, कल आपके पास ये बुक मैंडेटरली होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं ज्यादातर कंटेंट लिखा के ही करने वाला हूं। उम्मीद है आप एक फ्रेश रजिस्टर लेके आए होंगे, और फ्रेश रजिस्टर के पहले पहले पेज पे आप टॉप पे टाइटल डाल रहे हैं टैक्सेशन। बहुत सारे बच्चे यहां मुझसे पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये पोर्ट्रेट पेज होता है। ये क्या होता है? पोर्ट्रेट पेज। और ये क्या होता है? लैंडस्केप पेज। तो जब भी मैं नोट्स लिखाऊंगा तो हमेशा कहूंगा कि स्विच टू लैंडस्केप। अगर मैं लैंडस्केप स्विच करने कहूं तो तुरंत आप अपनी बुक को टर्न करके इस तरह से ले लेंगे, क्योंकि मैं कोई डायग्राम बनाने वाला हूं, कोई चार्ट बनाने वाला हूं, तो आई नीड स्पेस इन विड्थ, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। अगर मैं कुछ नहीं कहूं तो हमेशा किस में कंटिन्यू करना है? पोर्ट्रेट। कुछ नहीं कहूं तो पोर्ट्रेट, और कहूंगा तो क्या कहूंगा? लैंडस्केप। दैट इज अवर थंब रूल, जो हम हमेशा लेके चलेंगे, क्योंकि हम अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो देयर भाई आपने एक फ्रेश रजिस्टर ली है, पोर्ट्रेट पेज पे टॉप पे आप टाइटल डाल रहे हैं टैक्सेशन, टैक्सेशन के नीचे आप लिख रहे हैं डबल एरोस करके पेपर 3 ग्रुप 1। हमारे फर्स्ट ग्रुप का पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, उसके नीचे लिख रहे हैं 100 मार्क्स। साइड में लिख रहे हैं इट्स अ 3 आवर पेपर।
शुरू हम वहीं से करेंगे जहां से आप चीज़ों को पहले से जानते हैं। सर टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स, टैक्स होता क्या है? सर मैं कह सकता हूं टैक्स हफ्ता वसूली होती है। सरकार जबरदस्ती हमसे पैसे मांगती है ये देश चलाने के लिए, एंड दैट इज वाई हम कह सकते हैं टैक्स हफ्ता वसूली होती है। बोले तो प्रोटेक्शन मनी गवर्नमेंट को दे रहे हो आप। भाई लोग पैसा मांगते हैं, गुंडे लोग पैसा मांगते हैं, और सरकार पैसा मांगती है, उसमें एक ही अंतर है कि वो लीगल है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। क्या हम अपनी इच्छा से देते हैं कि हाँ भाई ले ले मेरी कमाई में से? नहीं, हम मन मार के देते हैं, और मन मार के देते हैं इसलिए चुराते हैं। जब मैं हम बोल रहा हूं हम सबकी बात कर रहे हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। बोले हाँ सर चुराते हैं, मैं मेरी बात नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। एज अ कंट्री हम बात कर रहे हैं कि हमारे देने में जी दुखता है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ड अर्न मनी हमें लगता है बेकार में ही कोई ले गया। बेसिकली गवर्नमेंट इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन आवर बिजनेस which draws money from our business, because it says that they want to use that money for the benefit of us. It says that hopefully it happens also, and in that hope we give them the money. यानी मैं टैक्सेशन की डेफिनेशन अगर सिंपल भाषा में कभी भी कहूं तो आप ऊपर ये कैरो बना के लिखो, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन प्लस लीगल। कंपल्सरी देना पड़ता है, चॉइस थोड़ी है। छीन लेंगे हमसे पैसा, लेकिन लीगली छीनेंगे, कानून के तहत छीनेंगे। एंड देन इसी टैक्सेशन को डबल एरोस करके दो पार्ट्स कर दो। हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोग सिंपली गोइंग फॉरवर्ड डीटी और आईडीटी बोलने के आदी हो जाओगे। डीटी आईडीटी, आई एम वेरी श्योर आपको डीटी आईडीटी का फर्क तो पता होगा, क्योंकि ये तो पढ़ाया जाता है आपको फाउंडेशन में, 12th में। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक बार कवर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बेस का पार्ट है वो। मैंने 100 रुपए में कोई सामान खरीदा और मैं 200 में बेच रहा हूं। 100 में खरीदा और 200 में बेच रहा हूं। मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया? 100। इस 100 में से गवर्नमेंट कहती है 30 हमारे। जबरदस्ती है, कोई चॉइस नहीं है, 30 हमारे। इस तरीके से आपका 100 का प्रॉफिट कितने पे पहुंच गया? 70 पे आपका प्रॉफिट पहुंच गया। ये जो 30 रुपीज का टैक्स है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो सरकार ने आपसे ही डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया, आपसे ही डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में इनडायरेक्ट टैक्स कवर कर रहे हैं। मैंने 100 रुपए में कोई सामान खरीदा, मैं 200 रुपए में उसे बेचने जा रहा था। अब से आदत डाल लो, हाँ, दिस इज अ परचेस एंड दिस इज अ सेल। कभी भी ऐसा करूं ना मैं अक्रॉस 150 लेक्चर, तो हमेशा समझ जाना ये क्या है? परचेस, और ये क्या है? सेल। तो मैं 100 रुपए में खरीदा और 200 में बेचने जा रहा था। तो जब मैं 200 में बेचने जा रहा था तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, 230 में बेचो। मैंने बोला क्यों? सरकार ने बोला मुझसे मत पूछ, 230 में बेचो, क्योंकि कानून है। आपने 230 में बेचा, 230 में बेचा तो कंज्यूमर ने आपको कितने दिए? 230। अब गवर्नमेंट फोर करके क्या बोलेगी? तू लेने वाला तो 200 था ना, पर तूने ले कितने लिए? 230। तो ला 30 हमें वापस दे दे। इस तरीके से तुम्हारा प्रॉफिट अभी भी कितना रह गया? 100। लेकिन गवर्नमेंट को उसके 30 रुपए मिल गए। गवर्नमेंट ने कलेक्ट तो तुमसे किया है, लेकिन लॉजिकली सोचो, जो इनडायरेक्टली उसने कलेक्ट कंज्यूमर से किया है। नाम कैसे पड़ा है वो समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि एक में टैक्स का बर्डन मुझ पे गिरा है और एक में टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे गिरा है। दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स वाला हमारा कंपोनेंट हो गया। वो दोनों केसेस में 30-30 रुपए ही कलेक्ट हुए, लेकिन एक में मेरा प्रॉफिट 100 से कितने पे आ गया? 70। और दूसरे में मेरा प्रॉफिट तो अभी भी कितने पे है? 100। वो 30 रुपए का बर्डन किस पे गया है? कंज्यूमर। दैट इज वेयर इनडायरेक्ट टैक्स कम्स इनटू पिक्चर। ऐसे कई देश हैं दुनिया में जो या तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं या तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, लेकिन हमारा देश है जो दोनों लगाता है, डायरेक्ट टैक्स भी लगाता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमारे एग्जाम्पल में फिट करके देखते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसके सामने आप हमें क्या देते हैं? फीस। फीस देते हैं आप हमें। आप कंज्यूमर हैं और हम प्रोड्यूसर हैं, सप्लायर हैं और आप कंज्यूमर हैं। आपसे हम जो फीस चार्ज कर रहे हैं, उस फीस को लेके कई बार कई बच्चे क्या करते हैं? अपने कैलकुलेटर पे लेते हैं, फीस डालते हैं, फिर देखते हैं इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करने के बाद बगल वाले को बोलते हैं इसकी बात छोड़, ये नंबर देख, सर की एक बैच की कमाई। तो उसका बगल वाला भी इंटरेस्ट लेता है और वो बोलता है एक ही बैच थोड़ी है, इंटू 3 कर। तो उसके और बगल वाला भी इंटरेस्ट लेता है, खाली इंटर थोड़ी पढ़ाते हैं, फाइनल ले। उसके बगल वाला बोलता है फाउंडेशन ले। उसके बगल तेरे को मालूम नहीं 9 से 12th भी पढ़ाते हैं। कितना मजा आ रहा है ना। और हम ऐसे इनकम कैलकुलेशन करते हैं। सर ये आप क्यों बता रहे हैं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि करते तो हो तुम, करोगे भी तुम, लेकिन तुम गलत कर रहे हो। मैं उसको सिखा रहा हूं सही कैसे निकालना है, इसीलिए बात कर रहा हूं। आप गलत क्या कर रहे हैं? आप गलत ये कर रहे हैं कि सर आपने हमारी फीस को मल्टीप्लाई कर दिया विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। गलत। आपने ग्रॉस फीस ले ली, आपको नेट फीस लेनी चाहिए थी। नेट फीस का मतलब यह हुआ कि उस जीएसटी में क्या लगा हुआ है? जीएसटी विच इज योर इनडायरेक्ट टैक्स 18% का लगा हुआ है। तो अगर समझो आपकी फीस 59,000 है, समझो हाइपोथेटिकल एग्जांपल 59,000 है अगर आपकी फीस, तो उसमें 9,000 रुपए क्या है? जीएसटी। यानी आपसे हमने 59,000 लिया, हमारा मन बिल्कुल नहीं था, हमारा मन तो 50 लेने का था। सरकार ने जिद करके हमसे कितना चार्ज करवाया? 59। अब हमारे यहां 59 आ गया तो 9 उठा के हमने किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। हमारे हाथ में 50 ही रहा। तो मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो आप। मल्टीप्लाई किससे करना है? 50। क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बेयर किया है? नहीं, बेयर आपने किया है, पर फर्क मुझे भी पड़ेगा क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ गई। सेलिंग प्राइस बढ़ गई तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होता है आपने, जो चीज महंगी होती है उसकी डिमांड कम होती है। तो सर फर्क तो मुझे भी पड़ेगा ना, लेकिन ऑफ कोर्स ज्यादा फर्क किसको पड़ा है? कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर पे बर्डन गिरा है ना। अब आपने वो जो 50,000 निकाले सर, वो तो हमारी रेवेन्यू निकाली आपने, आप उसको इनकम समझने की गलती कर गए। वो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में से सर इस क्लास का भाड़ा, ये जो हमने इतने इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं उसके डेप्रिसिएशन, हमने जो इतने लोगों को पीछे हायर कर रखा है उनकी सैलरी, जो इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है सर, सेंट्रलाइज्ड एसी लगा लिया हमने, बताओ इसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सब माइनस करने के बाद क्या निकल के आती है? हमारी इनकम। उस इनकम पे फिर सरकार 25% डायरेक्ट टैक्स और लेती है, तब बच के आता है हमारे हाथ में। अचानक से हम जो आपको एकदम अमीर लग रहे होंगे, कैसे गरीब हो गए? क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शन पे देखो दोनों टैक्सेस आ गए। हालांकि एक आपने बेयर किया है और एक हमने खुद ने बेयर किया है। जो आपने बेयर किया था वो जीएसटी था और जो हमने बेयर किया है वो इनकम टैक्स था। इस तरह से दोनों ट्रांजैक्शन पे टैक्स आ गया हमारे यहां पर। ये हमारे यहां का कल्चर है, हर जगह ऐसा नहीं है। आप कई ऐसे देश जाएंगे तो वहां कोई डायरेक्ट टैक्स ही नहीं है। तो दुबई जैसे देश में कोई डायरेक्ट टैक्स ही नहीं है। कंपनियों पे लगता है, वो भी उन कंपनियों पे जो 4 लाख दिरहम से ज्यादा बनाती है। सर 4 लाख दिरहम, एक दिरहम 25 रुपया होता है। आप मल्टीप्लाई करो, उससे ऊपर बनाती है तब जाके टैक्स लगता है दुबई में कंपनियों पे, इंडिविजुअलों पे तो लगता भी नहीं है। ये डायरेक्ट टैक्स की बात बता रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत लगता है वहां, इसीलिए चीजें महंगी है। तो हर देश का अपना अपना स्ट्रक्चर है। हमारे देश में हमने दोनों लगाया है क्योंकि सरकार का कहना है दोनों नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा तो देश कैसे डेवलप करेंगे। तो हमारे यहां दोनों लगता है। एक दिन आएगा हमारे यहां, जिस दिन हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमें इतने टैक्सेस की जरूरत नहीं होगी, तो शायद हम एक स्क्रैप कर देंगे और हम एक पे आ जाएंगे। बाकी देशों ने भी ऐसा किया है, लेकिन करंटली हमारे यहां दोनों हैं। और दोनों हैं तो सर दोनों पढ़ने हैं। डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है 50 मार्क का, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है 50 मार्क का। अब जो 50 मार्क है उसके भी 2 हिस्से कर दो, और जो यहां वाला 50 मार्क है उसके भी 2 हिस्से कर दो। दो हिस्से क्यों किए? 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है और 15 मार्क्स एमसीक्यू है। यहां पे भी 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है, 15 मार्क्स एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आप जानते हैं देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होते हैं, जिनमें केस पे 3-3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन यहां भी आते हैं और 8 क्वेश्चन यहां भी आते हैं। स्टैंडर्ड है, फिक्स पैटर्न है। सर 8 कैसे? 7 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के
और एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। इस तरीके से 15 मार्क के आपके एमसीक्यू बनते हैं। और इधर भी आपके 7 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के, और एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। यानी आपको कंटेंट आता है तो बहुत इजीली 2 मार्क आपको मिल जाते हैं, बिकॉज कुछ स्टेप्स वेप्स नहीं है, खाली ओएमआर पे आपको सर्कल करना है और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से ये आपका 100 मार्क का पेपर तैयार होता है। अब समझो, डायरेक्ट टैक्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। आपको पूरा डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको डायरेक्ट टैक्स का सिर्फ एक एग्जांपल पढ़ाया जाएगा, एंड दैट एग्जांपल इज इनकम टैक्स। Income tax is an example of direct tax. There are various direct taxes in our country. We study only one in our CA Inter का syllabus, and that is income tax, and that too also partially. पूरा तो वो भी नहीं पढ़ेंगे हम। इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे होते हैं आज भी, हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, जीएसटी, वो भी पार्शली। तो डायरेक्ट टैक्सेस कई प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कई प्रकार के होते हैं, हमें सिर्फ एक एक ही पढ़ना है। अब देखो, मैंने कहा कि मैं पहले आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, डायरेक्ट टैक्स। तो देर भाई अभी तो मैंने टैक्सेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अब मैं मेरा पूरा फोकस सिर्फ किसकी तरफ लेके जाऊंगा, डायरेक्ट टैक्स। यानी अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की कोई बात नहीं करूंगा। जिस दिन इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करूंगा उस दिन 2 से 3 क्लास सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स का भी ओरिएंटेशन होगा। जैसे अभी सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का ओरिएंटेशन होने वाला है, ये बेस तैयार कर दिया मैंने आपके लिए। तो आप एक लाइन छोड़ के इससे बाहर आएंगे और टाइटल डालेंगे डायरेक्ट टैक्स। कंटिन्यू कर रहे हैं पोर्ट्रेट पेज में, एक लाइन छोड़ के टाइटल डाल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, और फिर उसके 3 हिस्से कर दें, सीजी, एसजी, एलए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। कभी बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, इंडिया इज द 3 tier फेडरल स्ट्रक्चर। भारत में 3 लेवल पे सरकारें चुनी जाती है, सेंटर पे, स्टेट पे, लोकल पे। पढ़ा दिया, ये स्कूल में जाता है, लेकिन समझ हमें बड़े हो जाने के बाद भी नहीं आता है। अच्छे अच्छे मेच्योर्ड लोगों को भी समझ में नहीं आता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं तो मैं, सुबह सुबह आप एक दिन उठे, आपने घर की खिड़की खोली, सामने बहुत सारा कचरा कचरा कचरा, कूड़ा कूड़ा हर तरफ फैला हुआ है, गंदगी। आपने मोदी जी को गालियां देना शुरू कर दिया, बोले क्या स्वच्छ भारत बनाएंगे, खाली बात करते हैं, ये है वो है। आपने एक बहुत बड़ी गलती की, आपने गलत आदमी को गाली दी। गाली दी वो ठीक है, गलत आदमी को दी इस केस में, क्योंकि आपके घर के बाहर का सड़क का कचरा साफ करने की जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं है, वो सेंटर संभाल रहे हैं। वो जिम्मेदारी वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसकी सरकार है पहले वो तो पता कर लो, हो सकता है वहां सरकारी दूसरी पार्टी की है, और आपने हर चीज में बीजेपी को आटे में ले लिया, बोले आजा। आप सही जो अथॉरिटी है उससे सवाल करोगे ना, आप सवाल कर सकते हो और आप खरी खोटी सुना सकते हो, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, इट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बट यू हैव टू आस्क टू द राइट अथॉरिटी ना। तुम रोज मुझे मैसेज कर रहे हो, सर ये जो कॉस्ट शीट है उसके अंदर ये कैसे होगा सर, ये नहीं समझ आ रहा है सर, मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, तुम भेजे जा रहे हो, और फिर कंप्लेन करते हो सर तो रिप्लाई ही नहीं देते हैं। यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। किसने बोला मेरे से कॉस्ट शीट का डाउट पूछने के लिए? यू विल आस्क मी टैक्सेशन का डाउट, दैट इज माई एरिया। यू विल आस्क मी इकोनॉमिक्स का डाउट, वो तुम मेरे एरिया से पूछोगे ना, तुम किसी और एरिया से पूछोगे तो मैं जिम्मेदारी नहीं हूं, मेरी जवाबदेही नहीं बनती है। एंड दैट इज वाई जब कचरा गिरा हुआ था तो आपको सवाल किससे पूछना चाहिए था? लोकल अथॉरिटी से। सूरत हो तो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछना चाहिए था, कॉर्पोरेटर से पूछना चाहिए था, जो यहां से चुनाव लोकल लेवल पे जीता है, ना कि मोदी जी से सुनना चाहिए था। यानी वो लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। सर स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करना लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। अगर स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? सर पर मोदी जी तो झाड़ू लेके खड़े हुए थे, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे मैंने फोटो देखी थी सर। अरे तो वो तो प्रमोट कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं एज अ कंट्री। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई मेरी जिम्मेदारी हो गई, वो तो लोकल लेवल की जिम्मेदारी है। इसे हर लेवल पे समझो आप। मैं एक दिन अगेन फिर सुबह उठा, मैंने घर पे उठा, देखा तो अलमारी खाली, अलमारी का सारा सामान गायब, चोर कोई ले गया मेरा सारा सामान। तो मैंने तुरंत मोदी जी को फिर 2 सुना दी। क्यों? मोदी जी ने कहा था ना मैं चौकीदार हूं। अरे तो चौकीदार है तो तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे गेट के बाहर बैठे रहते हैं क्या रात को?
ये जिम्मेदारी ना लोकल की थी ना सेंटर की थी, ये जिम्मेदारी स्टेट की थी, क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जो स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं। इसमें अगर आप गुजरात में बैठे हैं तो जिम्मेदारी भूपेंद्र भाई पटेल की है। आप जिम्मेदारी डाल सकते हैं गुजरात पुलिस पे, आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते मोदी जी पे। आप फिर एक दिन सुबह उठे, टीवी चालू किया, टीवी चालू करते ही अंदर का चाइना सिक्किम में अंदर आया, चाइना अरुणाचल प्रदेश में इंकर्जन करने की कोशिश कर रहा है, आपने मोदी जी को 2 गालियां दे दी, परफेक्ट, अब आप सही जा रहे हैं, क्योंकि अब आपने सही अथॉरिटी को सवाल किया। एंड क्योंकि ये सेंटर का मैटर है, क्योंकि सर ये नेशनल बॉर्डर की बात है, तो आप सेंटर से सवाल कर रहे हैं और आप सवाल करेंगे, ये हमारा काम है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम सवाल करेंगे, बट हम सही अथॉरिटी को सवाल करेंगे, हम सेंटर स्टेट लोकल सोच समझ के सवाल करेंगे। अब अगर सर सबसे अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं तो इनके खर्चे होंगे, और इनके खर्चे होंगे तो इन सबकी आमदनी भी तो होनी चाहिए। एंड दैट इज वाई तीनों अपना अपना डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हैं। सेंटर अपना डायरेक्ट टैक्स लेता है, स्टेट अपना डायरेक्ट टैक्स लेता है, लोकल अपना डायरेक्ट टैक्स लेता है, सब डायरेक्ट टैक्स लेंगे क्योंकि 3 लेवल की सरकारें एग्जिस्ट करती है। सेंटर जो डायरेक्ट टैक्स लेता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। स्टेट जो डायरेक्ट टैक्स लेता है ना, उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स। एंड लोकल जो डायरेक्ट टैक्स लेता है ना, उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। सुना होगा ना आपने, गुजरात में तो सुना होगा वेरा बिल। तो वेरा बिल क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स है। गुजराती में मुझे जिसे वेरा बिल कह रहे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स है। जैसे अभी से आप इस प्रॉपर्टी में बैठे हो तो इस प्रॉपर्टी का हमें ओनर को क्या देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तभी तो सर वो हमें बाकी सुविधाएं दे पाएंगे ना, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, नहीं तो खर्चा कहां से आएगा उनके पास। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का वन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस होता है प्रोफेशनल सर्विसेज पे प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना। जो एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं उनको पी टैक्स देना पड़ता है, प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। और सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या लेती है, इनकम टैक्स लेती है। अब आपकी एग्जाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे नहीं होती है। एंड देयर बाई आपको कभी भी प्रोफेशनल टैक्स और म्यूनिसिपल टैक्स सिलेबस में पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हर स्टेट का अलग है, हर लोकल लेवल का अलग है। इनकम टैक्स पूरे देश का सेम है, इसीलिए आपके सिलेबस में फाइनल में भी प्रोफेशनल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आता। एक्सपेक्ट किया जाता है कि सीए बन के आप खुद पढ़ लोगे जिस भी लोकेलिटी में आप होगे, क्योंकि तब तक आप उतने नॉलेजेबल हो जाओगे। आपको सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, इनकम टैक्स। इस वजह से मैंने ऊपर डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल में क्या लिखा, इनकम टैक्स। और अब मैं मेरा स्कोप और क्लियर कर रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स के बाद अब मैं सिर्फ किसके बारे में बात करने वाला हूं, इनकम टैक्स। फिर टाइटल डाल रहे हो आप, अगर पेज खत्म होने वाला है तो फ्रेश पेज ले लो, बेटर रहेगा। पोर्ट्रेट, अगर 10-12 लाइन भी बची है तो उस फ्रेश पेज ले लो, फिर आप बाद में गुस्सा करोगे मुझ पे। इनकम टैक्स, धीरे धीरे देखो वो मैं मैक्रो से माइक्रो होते जा रहा हूं। पहले पूरा टैक्स बताया, फिर डायरेक्ट टैक्स बताया, और अब सिर्फ इनकम टैक्स पे पहुंच रहा हूं, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते जा रहे हैं हम। तो इनकम टैक्स 2 पार्ट्स किया आपने, एक तरफ लिख रहे हो इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरी तरफ लिख रहे हो फिनेंस एक्ट 2025। इनकम टैक्स चलाने के लिए देश में 2 कानून काम लगते हैं, एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दूसरा फिनेंस एक्ट 2025। इन दोनों को साथ में पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप किसी साल की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना सीख पाओगे। दोनों को साथ में पढ़ना पड़ता है। अब सर दो दो क्यों है, इनकम टैक्स एक्ट इनकम निकालने का तरीका बताता है, इनकम निकालने का तरीका बताता है कि हाउ टू कंप्यूट इनकम। एंड फिनेंस एक्ट उस साल की टैक्स रेट बताता है, क्योंकि टैक्स रेट कभी भी स्टेबल नहीं रहती, वो हर साल चेंज होती है। इसीलिए आप देख रहे हो फिनेंस एक्ट 2025, ये मैंने वो लिखी है जो आपकी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, यानी हर एग्जाम में अलग अलग फिनेंस एक्ट लग सकता है। आप सितंबर 26 में जो देने वाले हैं उन पे कौन सा फिनेंस एक्ट लगेगा, 2025 लगेगा। सर टू बी वेरी क्लियर, फिनेंस एक्ट 2025 मई 26, सितंबर 26 और जैन 27, इन तीनों पे लगेगा, इन तीनों के लिए कॉमन है।
अगर आप सितंबर 26 अच्छे से नहीं भी पढ़ते हैं और आप जैन 27 में भी चले जाते हैं तो भी आपका सिलेबस मोटा मोटी सेम रहेगा, ना के बराबर चेंज आएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मस्ती की और आपका जैन से एग्ज़ाम चला गया मई 27, आप खत्म हो जाएंगे, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। वाई? बिकॉज दिस ईयर इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट। अभी तक मैं खाली कहता था इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो सेम ही रहेगा, 3 अटेम्प्ट तक यही आपका सेम रहता है। फाइनेंस एक्ट 2025 मतलब जिसने अभी एग्जाम दी होगी सितंबर 25 में या जो जैन 26 में अभी देगा, उनको फाइनेंस एक्ट 2025 नहीं क्या लग रहा है, फाइनेंस एक्ट 2024 लग रहा है। इनकम टैक्स एक्ट तो सब पे कॉमन लगता था आज तक, लेकिन मई 2027 से क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बंद हो जाएगा और उसकी जगह नया आ जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो पास हो चुका है। लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, तो वो मई 27 के एग्जाम में एप्लीकेबल किया जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम समझे कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो कहां कहां कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा। तो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आपके लिए रेलेवेंट है वो आपको क्या निकाल के देगा? टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। और जो फाइनेंस एक्ट 2025 है वो आपको क्या निकाल के देगा? टैक्स रेट। यानी मई 27 से फाइनेंस एक्ट 2026 आ जाएगा, नया फाइनेंस एक्ट आ जाएगा। एंड दिस इधर से एक एरो बना के लिखना, फ्रॉम मई 27 इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। फ्रॉम मई 27, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। यानी सितंबर 26 में आपकी एग्जाम स्लिप भी हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, तो भी आपका सिलेबस क्या रहेगा? सेम। सितंबर 26 से जैन 27 सिलेबस क्या रहेगा? सेम। लेकिन जैन 27 से अगर स्लिप हो गई ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप देखो जैन 27 में एग्जाम दोगे, उसका रिजल्ट आएगा मार्च 2027 में, और नया सिलेबस तो मई 27 में आ जाएगा। तो 2 महीने में पूरा इनकम टैक्स कैसे पढ़ोगे आप फिर से जीरो से? इट विल बी हैवॉक टू डू दैट। इसीलिए आपके पास एक एडिड मोटिवेशन होना चाहिए अच्छे से पढ़ाई करने का, कि मेरे साथ बहुत बुरा ना हो जाए, इसीलिए मैं अच्छे से पढ़ लूँ तो मैं यही निकाल लूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां से फिर बड़े बड़े चेंजेस हो जाएंगे। देखो ऐसे मटेरियली बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सेक्शन नंबर्स बदल जाएंगे, कंटेंट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आपका थॉट प्रोसेस हिल जाएगा। फ्लो वही है बहुत हद तक, नए एक्ट में कुछ बहुत कुछ नया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वो आपका फ्लो तो इम्पैक्ट करेगा। सेक्शन नंबर्स याद किए हुए सारे इम्पैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम उस चीज़ की सीरियसनेस को समझें। तो आपको अभी मैं अभी पे ले आता हूं, अभी आगे क्या होगा उसको जाने देते हैं, क्योंकि आपको अभी अपनी एग्जाम पे फोकस करना है। तो इनकम टैक्स एक्ट आपको क्या निकाल के देगा? टैक्सेबल इनकम। और फिनेंस एक्ट क्या बताएगा? टैक्स रेट। तो फिर इनकम पे टैक्स रेट लगाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? टैक्स। इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, जिसके अंदर ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये आया एक बार था, पर टाइम टू टाइम क्या किया जाता है? अपडेट। टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, और इस बार तो बहुत ही बड़ा अपडेट हो जाएगा कि बदल ही जाएगा। लेकिन ये जो फाइनेंस एक्ट होता है ना, ये ऑन द डे ऑफ बजट आता है हर साल, यानी एनुअली आता है, ऑन द डे ऑफ बजट एनुअली। फाइनेंशियल ईयर 25-26, 1/4/25 से लेके 31/3/26। कभी ये बात स्कूल में पढ़ी होगी आपने, फाउंडेशन में भी पढ़ी होगी, कि बजट आने वाले साल के नंबर्स होते हैं, इट्स अ प्लान्ड नंबर। तो जब बजट आता है तो वो बजट जब आया तो उससे आने वाले फाइनेंशियल ईयर का आता है। तो सर बजट किस दिन आता है? 1 फरवरी को आता है, इतना मालूम है ना तुमको, कॉमर्स के बच्चे हो ना तुम। 1 फरवरी को आता है, तो अभी 1 फरवरी 25 को आया होगा, तो जो 1 फरवरी 25 को आया था वो कौन से साल के लिए आया था? 25-26। अभी फिर 1 फरवरी आने वाली है, तो जो फिर 1 फरवरी 2026 आएगी वो कौन से साल के लिए होगा? 26-27, जो कब से एप्लीकेबल होगा? मई 27 के एग्जाम से एप्लीकेबल होगा। आप लोग के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2025, विच इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025।
25-26। समझ आती है इतनी बात? क्योंकि हर साल टैक्स रेट अपडेट होता है। मतलब 25-26 की कमाई पे टैक्स कैसे निकाले, 25-26 की कमाई पे कैसे टैक्स निकाले, वो कौन बताता है? फिनेंस एक्ट 2025 बताता है। तो फिनेंस एक्ट 2024 कौन से साल के लिए रहा होगा? 24-25। फिनेंस एक्ट 2023 कौन से साल के लिए रहा होगा? 23-24। ऐसे हर साल का एक फिनेंस एक्ट होता है। इसीलिए आप देखोगे ना, तो यहां पर आपको ये 10th एडिशन दिखाई दे रहा है ना इस बुक के ऊपर। 10th एडिशन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये 10 सालों में 10 बार छपी है किताब। क्योंकि हर साल ये बुक अपडेट होती है, हर साल अपडेट करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो आप 2 साल पुरानी बुक उठाओगे तो वो यूजलेस हो जाती है, क्योंकि नंबर्स चेंज हो चुके होते हैं। बहुत सारी बातें सेम भी होती है, बट छोटी सी भी बात बदल गई तो कैलकुलेशन तो आपकी इंपैक्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारे लिए फाइनेंस एक्ट 2025 ही सब कुछ होगा। अब आपके लिए कुछ नई बातें होने वाली है, और नई बातें क्या होने वाली है? इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 को 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड करो। कुछ नया पता चलेगा अब आपको। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, आपको आदत हो जाएगी पीवाई और एवाई बोलने की कुछ ही दिनों में। पीवाई और एवाई, सुनना बात को। इनकम टैक्स की दुनिया में किसी भी फाइनेंशियल ईयर को, किसी भी फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर भी कहा जाता है और असेसमेंट ईयर भी कहा जाता है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर को, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 25-26 भी कहलाता है और असेसमेंट ईयर 25-26 भी कहलाता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 25-26 की कमाई पे 26-27 में टैक्स देना पड़ता है। 25-26 की कमाई पे 26-27 में टैक्स देना पड़ता है। तो मैं ऐसा कहूंगा, प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए असेसमेंट ईयर 26-27 है। फिर से, 25-26 की कमाई के लिए 26-27 में टैक्स देना पड़ता है। 25-26 की कमाई के लिए 26-27 में टैक्स देना पड़ता है। तो 25-26 जिस साल कमाई की उसे क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। और जिस साल टैक्स देना पड़ा उसे क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। अब अगर मैं बोलता हूं कि सर मैंने 24-25 की कमाई की तो टैक्स कब देना होगा? 24-25 में कमाई की तो टैक्स कब देना होगा? 25-26। तो मतलब 24-25 क्या बन गया? प्रीवियस ईयर। और 25-26 क्या बन गया? असेसमेंट ईयर। इस तरीके से 25-26 किसी और के लिए प्रीवियस ईयर बन गया और किसी और के लिए असेसमेंट ईयर बन गया। सुना तुमने मैंने क्या बोला? 25-26 किसके लिए असेसमेंट ईयर बना? 24-25। और किसके लिए प्रीवियस ईयर बना? असेसमेंट ईयर 26-27। यानी हर साल पीवाई भी होता है और हर साल एवाई भी होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उस साल की इनकम की बात कर रहे हो या उस साल उस पिछले साल की इनकम के टैक्स की बात कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। जैसे आपका पीवाई एवाई एकदम सॉर्टेड होगा क्योंकि आपकी एग्जाम एक चीज पे टिकी रहती है। जैसे आपका पीवाई क्या होगा? आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1/4/25 से 31/3/26, दैट इज 25-26। ये आपका प्रीवियस ईयर होगा, आपका प्रीवियस ईयर होगा, आपकी एग्जाम का प्रीवियस ईयर होगा। तो मुझे नहीं लगता मुझे असेसमेंट ईयर बताने की जरूरत है, आपको अपने आप पता चल जाना चाहिए आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा। 1/4/26 से 31/3/27, दैट इज 26-27। ये आपका है, आपकी एग्जाम के लिए लिखा है। सर मई 26 की एग्जाम, सितंबर 26 की एग्जाम और जैन 27 की एग्जाम के लिए सेम है। तीनों के लिए सेम रहता है क्योंकि वो एक ही साल के अंदर गिरते हैं, इसीलिए सेम रहता है। फिर नेक्स्ट में क्या है? साल चेंज हो जाता है। यू आर एबल टू गेट द लॉजिक। इस वजह से नंबर्स बदल जाते हैं। अब जैसे जो जैन 26 में दे रहे हैं, जो जैन 26 में भी देंगे, उनका असेसमेंट ईयर 25-26 है, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 है। वो फिनेंस एक्ट 2024 पढ़ रहे हैं और आप लोग फाइनेंस एक्ट 2025 पढ़ रहे हैं। तो आपको एकदम रट जाना चाहिए। नींद में भी उठा के बोलूं ना तो आप बता पाने चाहिए आपका पीवाई और एवाई क्या है। आपका पीवाई 25-26 है, जिस साल आप पैसा कमाओगे, और फिर उस पे टैक्स 26-27 में दोगे, जो क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर कहलाएगा। इस तरीके से आप 25-26 पीवाई के नीचे लिखोगे इनकम अर्न्ड।
और यहां लिखोगे पे टैक्स एंड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा और फिर रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ इनकम मतलब वो स्टेटमेंट जिसमें आपने कहां कहां से पैसा बनाया वो आप बताते हो गवर्नमेंट को। पे टैक्स एंड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अभी आपने सुना होगा प्रैक्टिकल लाइफ में लोग अभी रिटर्न भर रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में रिटर्न भर रहे हैं। तो ये रिटर्न कौन से प्रीवियस ईयर का भर रहे हैं? 24-25 का भर रहे हैं। समझ आती है बात? और आप जो पढ़ने वाले हैं उसका रिटर्न ठीक इसी समय अगले साल भरा जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर में उसकी ड्यू डेट्स आती है, वो समझाऊंगा मैं आपको। इस तरीके से बहुत क्लियर होना जरूरी होता है कि कौन से पीवाई की या कौन से एवाई की बात की जा रही है। असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स कैलकुलेट करना, असेस करना। तो प्रीवियस ईयर यानी उसके पिछले साल में आपने जो कमाया उस पे आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो असेसमेंट ईयर में कर रहे हो और उसके पिछले साल पे कर रहे हो, इसलिए उस साल को नाम क्या दे दिया गया? प्रीवियस ईयर। क्योंकि टैक्स तो असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट कर रहे होगे ना, उस लॉजिक से पीवाई और एवाई का नाम पड़ा हुआ है। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। ये आपके लिए नया है और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे से गोइंग फॉरवर्ड मैं कभी भी कहूंगा कौन से पीवाई की इनकम है तो आपको समझ आना चाहिए कि कौन से पीवाई की बात हो रही है, तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो आपका पीवाई एकदम सॉर्टेड। आप मेरे साथ साथ जोर से रिपीट कर रहे हैं। आपका पीवाई क्या है? 25-26। और आपका एवाई क्या है? 26-27। यानी सिंपल भाषा में 25-26 में जो कमाओगे, 25-26 में जो कमाओगे उस पर टैक्स 26-27 में दोगे। और 26-27 में क्या फाइल करोगे? रिटर्न ऑफ इनकम। सर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए यहां एक एरो बना के लिखो, आपके पास पैन होना चाहिए। पैन। पैन का फुल फॉर्म जानते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर। बिना पैन के आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। पहले आपके पास पैन होना चाहिए, बिना पैन के कुछ नहीं हो सकता है। पैन के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म के अंदर वही सब बेसिक डिटेल्स लगती है, जिसमें आज के वक्त में पैन बनाने के लिए पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। बिना आधार कार्ड के पैन नहीं बन सकता। तो पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, फिर आधार कार्ड से क्या बनाया जाता है? पैन। और फिर पैन के बेसिस पे क्या फाइल किया जाता है? रिटर्न ऑफ इनकम। ये नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कभी कोई कंसल्टेंसी मांगेगा तो वो कहेगा रिटर्न भरना है, तो आप उसको सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे? पैन है? उसने बोला नहीं है, तो दूसरा सवाल क्या पूछोगे? आधार है? नहीं, तो पहले उससे आधार बनवाओ, फिर पैन बनवाओ, फिर रिटर्न फाइल करो, और तीनों की फीस ले लो। समझ आती है ना बात? खैर आधार बनाना हमारा काम नहीं है, लेकिन पैन तो सीए बनवा के देता है, ठीक है, और रिटर्न तो हम ही फाइल करके देते हैं। इस तरीके से ये सारे काम हम करते ही हैं। आधार तो फ्री में ही बनता है, लेकिन पैन के पैसे लगते हैं बनाने के। रिटर्न फ्री में फाइल होता है, रिटर्न के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं फाइल करने के लिए, लेकिन पैन बनाने के पैसे लगते हैं, कुछ 100-120 रुपए रफली लगते हैं, तो उतना आपको पैन बनाने में लगेगा। आधार फ्री में बनता है, वो तो सरकार सबको प्रोवाइड कर ही रही है। इस तरह से पहले पैन बनेगा, फिर ही आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर पाओगे। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने वाले पर्सन को हम इस दुनिया में एक नाम से जानेंगे, जो आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, असेसी। असेसी यानी जिसका टैक्स असेस किया उसे कहते हैं असेसी, और जिस साल में किया उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में किसी असेसी की पिछले साल की कमाई पे टैक्स निकाला जाता है, इसलिए पिछले साल को क्या बोला जाता है? पीवाई, और इस साल को क्या बोला जाता है? एवाई, और जिसका निकाला गया उसको क्या बोला जाता है? असेसी। हर असेसी को अपना काम ठीक से करना है। अगर आपकी कमाई है और आपने अपना काम ठीक से नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपके पीछे एक आदमी छोड़ देगा, उसे कहते हैं असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर, हम लोग अब से इसे एओ बुलाएंगे, आदत हो जाएगी आपको। एओ बोलना मतलब असेसिंग ऑफिसर। आप उस वक्त में या उस युग में जी रहे हैं जहां आपको लगता है कि आप सरकार को अपनी इनकम बता रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि सरकार को आपकी इनकम पहले से पता है, वो खाली आपसे कंफर्म कर रही है। यानी कि उसको पहले से सब पता है, फिर भी आप अगर कम बताएंगे तो ये इस आदमी को आपके पीछे छोड़ देंगे कि असेसिंग ऑफिसर बात करेगा आप, क्योंकि मालूम हमको सब है
यानी कितनी मजेदार बात है ना, मालूम है लेकिन वो नहीं बताएंगे, तुम ही बताओ, और फिर तुमने गलत बताया तो गलत क्यों बताया, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जेल, गलत काम करते हो। तो हम तुमसे ही सब जानना चाहते हैं। आज के वक्त में गवर्नमेंट को सब मालूम है। आप सोचो कि आप गवर्नमेंट को पागल बना लोगे, वो जमाना नहीं है सर। हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है और गवर्नमेंट हर चीज में आधार लिंक करते चली जा रही है। जहां जाओ आधार देना पड़ेगा सर, होटल में जाओ आधार देना पड़ेगा, हर चीज में हर लिंक होता है। लोग सोचते हैं कि हम खर्चा करते चले जा रहे हैं, इनकम नहीं बता रहे, क्या पता चलेगा। गवर्नमेंट हर तरफ से ट्रैकिंग कर रही है आपकी। गवर्नमेंट सामने से बता देती है यहां यहां से कमाई आई है, तेरा रह गया था, तेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक कर दे। गवर्नमेंट बताती है। जब हम लोग आर्टिकलशिप किया करते थे ना, तो हम क्लाइंट को फोन करके बोलते थे कि सर आपकी इनकम कौन सी है बताइए। वो बताता था, हम नोट डाउन करके रिटर्न बनाते थे। आज के वक्त में गवर्नमेंट क्या करती है, सीएस को स्टेटमेंट भेजती है जिसमें आपके क्लाइंट की क्या क्या इनकम है सरकार बता देती है। और फिर हम उसको देखने के बाद फोन करते हैं क्लाइंट को और बोलते हैं सर बताइए ना अपनी इनकम। वो बताना शुरू करता है, फिर हम बोलते हैं ये वाली रह गई, ये वाली रह गई। तो वो बोलता आपको कैसे मालूम चल रहा है सर। बोल अरे भाई बस है, सोर्सेज है हमारे ऊपर तक है, मालूम चल जाता है हमको। स्थिति बदल गई है, 10-12 सालों में पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। आप आज के वक्त में गवर्नमेंट को पागल नहीं बना सकते। अगर देखो ऐसा नहीं है नामुमकिन है, बट चांसेस बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। जैसे कि आपके साथ एक बेसिक एग्जांपल शेयर करूंगा। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता। ये बात आप पढ़ोगे, एग्रीकल्चरल इनकम यानी खेती से की गई कमाई पे 1 रुपया टैक्स नहीं लगता है, जीरो टैक्स। तो कई लोग क्या करते हैं, कमाते तो कहीं और से हैं पर दिखाते एग्रीकल्चरल इनकम है कि मालूम क्या चलेगा, खेत उगाए बेच दिए, क्या मालूम चलेगा। और एग्रीकल्चर में सारा काम कैश में होता है आज भी, तो सर बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं। तो देर बाई कई लोग अपनी करोड़ों करोड़ों की इनकम ऐसा दिखाते हैं एग्रीकल्चर से हुआ। आप जितने भी क्रिकेटर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, ये सब फार्मर्स हैं, ऑल फार्मर्स। इन सब ने महाराष्ट्र में कई जगहों पे जमीनें ले रखी है, करते होंगे फार्मिंग, बट ऐसा स्पेक्यूलेटेड है कि ये अपनी कहीं और की इनकम कहीं और दिखाते हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, बट कुछ बातें होती है ना जो सबको मालूम है लेकिन कोई कह नहीं रहा है। ये कुछ वो बातें हैं एंड इस तरीके से दिखाया जाता है। सरकार ने ये सबको भी पकड़ने के तरीके बना रखे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, सरकार ने एक आदमी की ऐसे ही करोड़ों की इनकम पकड़ी थी। एक पर्सन के पास से नोटिस भेजा असेसिंग ऑफिसर ने कि तुम्हारी इतनी सारी इनकम है, तुम इतने खर्चे करते हो, टैक्स तो तुमने भरा ही नहीं। उसने बोला एग्रीकल्चरल इनकम है, कैसे भरता टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट होता है। तो सरकार ने बोला अच्छा खेत कहाँ है तुम्हारा। उसने बोला ये रहा खेत। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना सर, भाड़े पे या खरीद के रखा होगा ना आपने, बेवकूफ हो गया सर। खेती नहीं है और बोल रहे हो 1 करोड़ की एग्रीकल्चरल इनकम है, तो क्या घर पे उगा रहा था। अरे इतनी चोरी की है, 1 करोड़ की चोरी की है सर आपने, तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया हो ना सर, पीछे तैयारी की होगी आपने। तो सरकार ने बोला बता भाई तेरा खेत कहाँ है। बोले ये रहा खेत। बोले तुमने यहाँ की थी खेती। बोला हाँ यहीं की थी। बोले अभी तो इस पे कुछ नहीं दिख रहा। बोला अरे यार तब की थी, अभी कुछ नहीं की है तो अभी कैसे दिखेगा, सीजन का ही टाइम नहीं है, क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट बेचारी करे क्या, सामने वाले ने पूरा फंसा दिया। तो सीबीडीटी ने हमारे यहाँ पर जो वेदर डिपार्टमेंट है उसको कांटेक्ट किया और उसको बोला कि वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए ऊपर इतनी सारी सैटेलाइट्स घूम रही है ना, ठीक है, वो सैटेलाइट इतनी पावरफुल होती है कि वो जमीन की हर चीज की इमेजेस ले पाती है। और बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। हर चीज की प्रॉपर इमेजरी होती है जो हमारे नेशनल क्रिटिकल डेटाबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ा होता है। बिकॉज ये कहीं शेयर नहीं कर सकते ना सर, ये तो प्राइवेट सब चीज़ों की फोटोज हो गई, इमेजेस हो गई, लैंड, बिल्डिंग, एवरीथिंग। तो इट इज़ वेरी रिस्की अगर ये किसी गलत हाथ में लग जाए तो ये क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है जो वेदर डिपार्टमेंट के पास होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बंदे को क्या बोला, कब की थी, ये बेचारे को मालूम ही नहीं पीछे क्या चल रहा है। ये बोले मई में की थी ना, जब सीजन होता है मई में। बोले हाँ डेट टू डेट भी बता दे भाई, तूने तो सब ठीक से किया होगा। बोले हाँ देखो देखो 2 मई से लेके 25 मई में की थी। डिपार्टमेंट बोला ओके विल कम बैक टू यू। वो वेदर डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे सैटेलाइट की उन डेट्स की इमेजरी निकलवाई। निकालो इमेज, अगर खेती हुई है तो लोग दिखेंगे, खेत दिखेंगे, कुछ तो होगा।
जब इमेजरी निकलवाई तो वो पूरे दिनों में वो सारे दिन खाली पड़ा था खेत, कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर उसको फोटो के साथ भेज के बोला कहाँ हुआ है, किधर हुआ है, पागल समझा है हमको। 1 करोड़ पे जब वो टैक्स लगाते हैं ना सर, तो अब नॉर्मल टैक्स नहीं लगाएंगे, वो 78% का टैक्स लगाते हैं, क्योंकि हमने पकड़ा है, मेहनत नहीं लगी क्या पीछे, उसका कॉम्पेंसेशन कौन देगा, वेदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किया, इतना सब समय गया हमारा, 78% टैक्स, पेनल्टी अलग, इंटरेस्ट अलग, जेल तो अलग जाएगा, तूने जितना बनाया नहीं होगा ना उससे नीचे ले आएंगे तुझे, घर गिरवी रख के टैक्स देगा अब तू, ऐसी स्थिति पे ले आएंगे तुझे। ये हालत कर देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आप आज के वक्त में ये नहीं सोच सकते कि आप 1.5 कदम आगे चल रहे हो, वो आपसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, हर चीज। सर रिसेंटली कर्नाटक में जो लोग पानीपुरी बेचते थे उन्होंने यूपीआई लेना बंद कर दिया, यूपीआई लेना ही बंद कर दिया, कर्नाटक में हर जगह बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, आप कभी किसी पानीपुरी वाले के यहाँ बैठना और अच्छा चलता होगा अगर, तो आप पूरे साल की अगर उसकी गणित निकालने जाओगे ना तो सीए करोगे ही नहीं, अच्छा चलता होगा तो। क्योंकि आपको लगेगा भाई बिना पढ़े जब हम महीने के 1,00,000-2,00,000 रुपए कमा सकते हैं पुचका खिला खिला के, ये ले बेटा, ले बेटा, तो फिर ये सब क्यों करना। आदमी के दिमाग में आएगा ना इजी है यार, वो ज्यादा इजी है, काम भी देखो 4 बजे के बाद ही लारी लगानी है, आराम से सुबह उठना है, जल्दी क्या 7 बजे के बैच, टाइम पास ही नहीं होगा, कितना इजी हो जाएगा। तो कितने सारे पानीपुरी वाले होते हैं सर, भेलपुरी वाले होते हैं, वो लोग लाखों कमाते हैं, 1-1 लाख रुपए की भी इनकम होती है, कितनी जो पॉपुलर है, चलते हैं, भीड़ होती है भयंकर, आपको सूरत में भी कई मिल जाएंगे। ये लोग कोई इनकम टैक्स नहीं भरते सर, सारा कैश का काम है क्या इनकम टैक्स भरना, लेकिन ये लोग अब सब लोग क्या लेते हैं, यूपीआई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिन जिन लोगों के भी यूपीआई ट्रांजेक्शन 4-4, 5-5 लाख से ज्यादा थे उन सबको इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया। बोले 4-4, 5-5 लाख का यूपीआई रिसीव हुआ तो भाई तेरा तो इनकम बनता है ना, इनकम टैक्स किधर है। सबको जिन जिन का यूपीआई ट्रांजेक्शन इतनी वैल्यू का जाने लगा, तो कई जगहों पे लोगों ने यूपीआई लेना ही बंद कर दिया। बोले कैश ही लो, सरकार को यहां से मालूम चल रहा है, कैश लेना शुरू कर दिया। सर जब कैश लेना शुरू कर तो ये रिवर्स हो गया, हम तो डिजिटाइजेशन पे जा रहे थे, डिजिटाइजेशन से फिर से कैश पे आ गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सर्कुलर निकाल के बोला अरे ऐसा सब नहीं करेंगे हम लोग, तुम लोग टेंशन मत लो, यूपीआई लो, कसम से प्रॉमिस नहीं करेंगे, अगली बार से नहीं होगा। अरे अब कोई करेगा क्या, गवर्नमेंट पे कौन भरोसा करने वाला है कि हाँ नहीं लेंगे, फिर से करने के बाद बोलेंगे ये लुल्लू बनाया देखा, आजा। कौन पागल बनने जाने वाला है इनके चक्करों में। जब भी हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन करने जाओ तो टैक्स का मुद्दा आ जाता है, टैक्स लेने जाओ तो लोग डिजिटाइजेशन से दूर चले जाते हैं, करे तो करे क्या, ये सब पंगे फंस जाते हैं। इसलिए ना वी आर अ यूनिक कंट्री, वी आर अ केस स्टडी, द वर्ल्ड शुड स्टडी अस टू लर्न हाउ आर वी ऑपरेटिंग एज अ कंट्री। मतलब कोई मजाक है क्या हमारा जैसा देश चलाना, द कमेंडेबल जॉब। 140 करोड़ और 140 करोड़ एक दूसरे से सहमति नहीं है, सब डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, तूने कुछ बोला मैंने कुछ बोला, मैंने तो कुछ और ही बोला, सब डिसएग्री करते हैं, क्योंकि इतनी सारे रिलीजन्स, कास्ट, क्रीड, इतने फंक्शनैलिटीज, इतनी लैंग्वेजेस, कहाँ सहमति बनेगी। इसलिए इट्स अ वेरी यूनिक थिंग टू रन आवर कंट्री। तो इतना सब डिपार्टमेंट करता है आज के वक्त में, तो ये असेसिंग ऑफिसर अगर डिपार्टमेंट ने एक बार आपके पीछे छोड़ा ना तो आप गए, क्योंकि एक बार नोटिस आया अब हर साल आएगा, क्योंकि समझ आ गया अब रडार में आ गए, रडार में आ गए तो आप फंस गए। तो हमारी एडवाइजरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एज अ चार्टर्ड, क्योंकि हम बहुत क्लियरली चीजें एडवाइस करते हैं, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि नोटिस भी आता है तो किसी वजह से आता है ना, तो आपकी प्लानिंग होगी तो नोटिस नहीं आएगा। तो ये जो टर्म्स है ये बहुत जरूरी है आपके लिए, जो आप पहली बार शायद सुन रहे हो। जो टैक्स पे करता है वो कौन है, असेसी। कौन से साल में टैक्स पे करता है, असेसमेंट ईयर। कौन सी साल की इनकम पे, प्रीवियस ईयर। आपका प्रीवियस ईयर क्या है, 25-26, असेसमेंट ईयर क्या है, 26-27। अगर समय पे काम नहीं करोगे तो कौन पीछे पड़ जाएगा, असेसिंग ऑफिसर, हमें ये बुलाएंगे इसको। वेरी सिंपली, स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। इस स्ट्रक्चर के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी बहुत जरूरी है, इससे बाहर आ जाओ, पोर्ट्रेट में ही कंटिन्यू कर सकते हो, टाइटल डालो 3 पिलर्स। 3 पिलर्स। कभी ये भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हमारा देश हमारे संविधान के तहत 3 चीजों पे टिका है।
there are three pillars of our constitution: legislative, executive, judiciary. Legislative, executive, judiciary. सुना होगा कभी मीडिया इज द फोर्थ पिलर, तो कहते हैं ना, मीडिया जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं, ये हमारा फोर्थ पिलर है। अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो कोई पिलर ही नहीं है वो, बट अनऑफिशियली हम बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि सर ये तीन विभाग ठीक से काम करे, उसके बाद बहुत ज़रूरी होती है मीडिया भी अपना काम ठीक से करे। क्योंकि हम लोग को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम लोग को जो भी कंटेंट मिलता है, वो सब मीडिया से मिलता है। अब अगर दिल्ली में कुछ हुआ तो हम देखने थोड़ी गए दिल्ली में हुआ, हमको तो न्यूज़ वाले ने बोला दिल्ली में हुआ तो हमने बोला हुआ, हमको सच में थोड़ी मालूम चलता है। आज जैसे न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि भाई वहां से सीज फायर वायलेशन हुआ, पाकिस्तान ने वहां से गोलियां चलाई हमारे बॉर्डर्स पे, तो हमको यही लगता है ना उन्होंने चलाई, हम देखने थोड़ी गए थे उन्होंने पहले चलाई या हमने पहले चलाई। और पाकिस्तान में पाकिस्तान का मीडिया क्या दिखाता है? इंडिया की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ, इंडिया ने पहले गोली चलाई, तो पाकिस्तानी को क्या लगता है कि हम खराब हैं, हमने पहले चलाई। इंडियंस को ये लगता है वो खराब है, उनको ये लगता है हम खराब है। एक्चुअली में दोनों की मीडिया खराब है, क्योंकि सच तो बताया ही नहीं तुमने, तुमने तो जो मन में आया वो बताया, तुमने अपना नरेटिव बताया। तो मीडिया फोर्थ पिलर है, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन आवर कंट्री कि मीडिया इज बायस्ड इन आवर कंट्री, मीडिया इज पेड इन आवर कंट्री। सब दिक्कतें हैं हमारे यहाँ पर। काश ये और सुधरे तो बेहतर होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन सही पहुंचेगी। मैं ये बात भी आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल एरिया में आ रहे हैं, तो क्या होगा, आपको व्हाट्सएप पे आएगा कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई, प्लीज उसे फॉरवर्ड ना करें। व्हाट्सएप पे आया ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई, किसने बोला तेरे को ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई? सर देखो पीडीएफ के साथ आया है। सर क्या गारंटी है कि ये पीडीएफ वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और एआई से जनरेट नहीं की गई है? किस युग में रह रहे हो तुम, सोचो। अगर यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड यू आर फॉरवर्डिंग दैट मैसेज, तो जिसको वो मैसेज रिसीव हुआ वो क्या सोच रहा है, ये तो कम से कम सीए स्टूडेंट है, इसको तो सही मालूम होगा, आधा सीए तो है ये, इसको तो आइडिया होगा, किसी टॉम डिक एंड हैरी ने थोड़ी मुझे मैसेज किया है। यू आर अ मैसेंजर ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो रॉन्ग मीडिया के बेसिस पे काम कर रहे हैं, फेक सर्कुलर्स रन कर दिए जाते हैं, लोग डेट बदल बदल के मॉर्फ कर करके पेस्ट करके भेज देते हैं, हम भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कभी भी आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीबीआईसी की वेबसाइट है, सीबीडीटी की वेबसाइट है, cbdt.gov.in। सीबीडीटी इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो आपको आपकी वेबसाइट पे बताएगा ड्यू डेट एक्सटेंड हुई या नहीं, वो बताएगा क्या लॉ आया क्या नहीं आया। वहां से बातों को मानो, ना कि ट्विटर पे, ना कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे। ये हमारा काम नहीं है। अगर हम ये कर रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कर रहे हैं, तो फिर हम में और किसी गवार में कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि इलिटरेसी में और हम में क्या फर्क रह गया। फिर हमें ये चीज समझनी होगी। और देश का मीडिया कुछ भी करता है यार, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट ये सच है। मतलब मेरा सबसे ज्यादा विश्वास वैसे तो पहले से ही उठा हुआ था, लेकिन वो जो 8-9 मई की डेट थी ना, उस दिन कुछ और हुआ नहीं हुआ, मेरा विश्वास जरूर उठ गया। वो जब 8-9 मई को इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है, जो एस्केलेट हो गया था, तो उस टाइम पे आदमी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कहाँ जाएगा? न्यूज़ चैनल पे ही जाएगा ना। तो हमारे देश के जितने न्यूज़ चैनल बदल बदल के मैं देख रहा हूँ कि मालूम चले क्या करना है, कल सुबह क्लास रखूं या नहीं रखूं, करना क्या है भाई, क्लियर तो हो। तो एक तरफ न्यूज़ चैनल चलाया तो वो बोल रहे हैं कि हम तो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मैंने बोला भाई गॉड, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई, हम तो इस्लामाबाद तक पहुंच गए। दूसरे एक न्यूज़ चैनल बनाया, उसने बोला हम कराची पोर्ट पे कब्जा कर चुके हैं। भाई गॉड, कराची पोर्ट ही अपना हो गया? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगले दिन तो पाकिस्तान अपना हो जाएगा, क्योंकि ये सब यही बोल रहे थे, और ये तो सब डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डेड है। ऐसा तो है नहीं कि मैं मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूं, ये तो सब डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डेड है। अगर आपने भी उस दिन देखा होगा तो शायद आपको याद होगा ये सब चीजें हो रही थी। तो यार तुम लोग कुछ भी चला रहे हो देश के नेशनल न्यूज चैनल्स पे, नेशनल न्यूज चैनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लोकल न्यूज चैनल ऑफ सूरत। तुम लोग ऐसा दिखाने लग जाते हो, तो हम लोग एज अ कंट्री के लोग क्या विश्वास करेंगे तुम पे, कि तुम क्या सही दिखाते हो क्या गलत दिखाते हो? भरोसा क्या करें तुम पे हम? तुम कुछ भी दिखाते हो। तो मीडिया सर फोर्थ पिलर है, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ पे वो ढंग से काम नहीं करता है, ये सच्चाई है।
बिका हुआ है, पेड है, वो प्रूवन है कितनी बार, उसमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। वी विश वो इंप्रूव हो। तब तक सर ये 3 पिलर और जरूरी है, वो भी अपना ढंग से काम करे। अब हमारे लिए 3 पिलर जरूरी क्यों है? लेजिस्लेटिव विंग यानी हमारा पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट समझते हैं आप, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये 3 पार्लियामेंट को बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन। इन तीनों का काम है किसी बिल को एक्ट बनाना, टू कन्वर्ट अ बिल इनटू एक्ट। जब तक कोई कानून पास नहीं होता तब तक वो बिल है, जैसे ही वो कानून पास हो गया मतलब वो एक्ट है। देखो मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले लिखा था इनकम टैक्स एक्ट 2025, मतलब वो पास हो गया है, मतलब वो ये तीनों रास्तों से गुजर चुका है। पहला रास्ता क्या होता है? लोकसभा वोटिंग, फिर राज्यसभा वोटिंग, फिर प्रेसिडेंट की साइन। तीनों हो जाने के बाद कोई चीज एक्ट बनती है, तो ये एक्ट बन चुका है, सिर्फ लागू करना बाकी है। लागू करना बाकी है, वो काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। जो भारत सरकार है, यानी मोदी जी हैं, निर्मला जी हैं, ये वो विंग है। सर कई लोगों को लगता है लेजिस्लेटिव मतलब मोदी जी, बिल्कुल नहीं। लेजिस्लेटिव मतलब पूरा पार्लियामेंट, यानी कि वहां अपोज्ड और अनअपोज्ड सबके सब जो हैं वो सारे एक साथ, जितने भी चुने हुए लोग हैं एक साथ बैठते हैं। तो उसमें राहुल गांधी जी भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट है सर, वहां पे सब एक हैं, क्योंकि वो सब इलेक्टेड लोग हैं, चाहे लोकसभा से गए हो या राज्यसभा। तो पार्लियामेंट इज नॉट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट मेक्स लॉज एंड गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स दोज लॉज। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उन लॉ को इंप्लीमेंट करना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी दुनिया में एक सीबीडीटी है और एक सीबीआईसी है। व्हाट इज सीबीडीटी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें एओ होता है, असेसिंग ऑफिसर होता है। व्हाट इज सीबीआईसी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो वो सीबीआईसी हो गया आपका, जिसमें ऑफिसर को पीओ बोलते हैं, प्रॉपर ऑफिसर। मतलब होते दोनों ही प्रॉपर है, बट नाम है वो सिर्फ, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। जैसे अगर मैं कभी बोलूं एओ तो समझ जाना कौन से एक्ट की बात हो रही है, इनकम टैक्स, सीबीडीटी की बात हो रही है। और अगर मैं कभी कहूं पीओ तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, जीएसटी। उस लॉजिक से सिर्फ वो नाम रखे हुए हैं आपके। ये जो सीबीडीटी और सीबीआईसी है, ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को करंटली लीड कर रही हैं निर्मला देवी सीतारमन। देवी है नहीं शायद इनके नाम में, हम लगाते हैं निर्मला देवी सीतारमन। कुछ 7-8 साल हो गए इनको इस डिपार्टमेंट को लीड करते हुए। काफी पॉपुलर है ये, सब जानते हैं इनके बारे में, मीम्स भी बहुत बनते हैं इनके ऊपर नेचुरली। पिछले 1-8 साल से इनका कुछ बदला बदला सा रुख है, पिछले 1-8 साल से, क्योंकि पिछले 1-8 साल से मिडिल क्लास के लिए कुछ ज़्यादा ही करते चले जा रहे हैं। तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच में कर रहे हैं या नहीं, पर कर तो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उससे पिछले 7-8 सालों में आज तक कुछ नहीं किया मिडिल क्लास के लिए। तो मिडिल क्लास जो हम बोलते हैं, रेगुलर आम जिंदगी जो बिताते हैं, बेसिक इनकम, बेसिक खर्चे, उनके लिए कुछ नहीं किया। हमेशा लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास या हाई क्लास सोसाइटीज के लिए किया है। तो मिडिल क्लास के लिए पिछले बजट से इन्होंने बहुत कुछ किया, ह्यूज चेंजेस लेके आए। जीएसटी में भी ऐसा ही किया, इनकम टैक्स में भी ऐसा ही किया। तो दैट इज वाई ये रिसेंटली थोड़ा इनका रुख बदला बदला है। एग्जीक्यूटिव के बाद आता है जुडिशरी। ये जुडिशरी क्यों होती है? आपका और सरकार का झगड़ा हो गया, यानी हमने और सीबीडीटी ने एक दूसरे से लड़ाई कर ली। सीबीडीटी बोलता है इतना टैक्स तो बनता है, हम बोलते हैं नहीं बनता है। टू सेटल डिस्प्यूट्स वी गो टू कोर्ट। इस तरह से हमारे 3 मेन पिलर्स हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आपको अपडेट क्यों दी मैंने इस बारे में? लेजिस्लेटिव इज इन योर सिलेबस, एग्जीक्यूटिव इज इन योर सिलेबस, जुडिशरी इज नॉट इन योर सिलेबस। इसके पीछे रीजन है।
सर जुडिशरी यानी केस लॉस। केस लॉस सर हमारे देश में रोज कितने सारे होते हैं, आपको इंटर लेवल पे हम बेसिक सिखाना चाहते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि केस लॉस छोटे छोटे मुद्दों पे होते हैं। तो देर भाई वो फाइनल में रखे हैं कि फाइनल में पढ़ेंगे जुडिशरी, अभी नहीं पढ़ना है। आपके पूरे सिलेबस में 2 केस लॉस बड़े इंपॉर्टेंट है, वो रखे हैं सिर्फ, ओनली 2 केस लॉस, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उनके बिना लॉ पढ़ना मुश्किल है, इसीलिए उन्हें पढ़ना होगा। इस तरीके से मैं एक कंक्लूडिंग बात पे पहुंच सकता हूं, और वो क्या, एक लैंडस्केप पेज ले लो और टाइटल डालो इनकम टैक्स लॉ। लैंडस्केप पेज, इनकम टैक्स लॉ। और उसके 5 पार्ट्स कर दो। ध्यान देना, मैंने टाइटल में इनकम टैक्स एक्ट नहीं लिखा है, इनकम टैक्स लॉ लिखा है। लॉ इज अ वाइडर टर्म, एक्ट इज अ वेरी नैरो टर्म। ऊपर ही लिखो, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246, जैसे आर्टिकल 370 सुना होगा ना आपने, फिल्म भी बना दी इन्होंने। तो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 सेपरेट स्टेटस दिया करता था, जो हमने हटा दिया था 2019 में। तो इस तरह से आर्टिकल 370 को हमने स्क्रैप कर दिया था। ऐसे हमारे संविधान में 448 आर्टिकल्स हैं, 448 आर्टिकल, जिसमें से मैं कौन से आर्टिकल नंबर की बात कर रहा हूं, 246। आर्टिकल 246 में सरकार को एंट्री नंबर 82 के तहत यह हक दिया गया है, यू कैन कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम, एनी इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। किसी भी इनकम पे टैक्स लगाओ, लेकिन एग्रीकल्चर पे नहीं लगा सकते सर आप। मतलब संवैधानिक हक ही नहीं है सरकार के पास कि वो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सकती है। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। मतलब अगर इनकम टैक्स एक्ट में डाल भी दिया ना कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगेगा, तो भी वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि कोई भी कानून संविधान के ऊपर नहीं जा सकता। सबसे ऊपर कौन होता है, संविधान, उसके अंदर कानून बनते हैं। तो जितने एक्ट्स हैं या जितने रूल्स हैं या जितने रेगुलेशंस हैं हमारे देश में, वो सब संविधान के अंतर्गत आते हैं। संविधान के सर पे नहीं बैठ सकते कि संविधान ने कोई बात बोली, हमने उसको ओवरराइड कर दिया, हमने बोला नहीं हम नहीं सुनते हैं, ये नहीं चलेगा। पहले आपको संविधान बदलना पड़ेगा, फिर ही उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। मतलब अगर हमारे देश में कभी भी एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना है, तो पहले क्या अपडेट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ही एक्ट अपडेट होगा। उसके बिना काम हो ही नहीं सकता, होगा भी तो वो नल एंड वॉइड है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इसीलिए एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना हमारे देश में आने वाले सालों में भी बड़ा मुश्किल है, जिसपे हर साल डिबेट होती है कि भाई हाँ एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लाओ। अब उसके पीछे रीजन है, सर हमने एग्रीकल्चर को बाहर ही निकाल दिया। बाहर निकाल दिया मतलब क्या, देश में सिर्फ गरीब फार्मर ही है या कुछ अमीर फार्मर भी है? जो अमीर फार्मर है सर वो लाखों कमाता है, उस पर टैक्स ही नहीं लगता है। जबकि ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए ना कि भाई जो इकोनॉमिकली वीक है उस पर टैक्स ना लगे। हम उस पर टैक्स नहीं लगाने बोल रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग फार्मर है उस पर तो टैक्स लगाओ। हम उन पे भी नहीं लगाते। सर देश में ऐसे कई फार्मर है जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की भी कमाई करते हैं। पंजाब हरियाणा के बेल्ट में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के जो राइस की खेती करते हैं, वो अच्छा पैसा बनाते हैं, क्योंकि राइस की खेती करना कोई मजाक नहीं है, वो रिच फार्मर्स करते हैं एंड देयर बाय उनकी इनकम है, लेकिन उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हर साल ये डिबेट होती है कि इसको भी अमेंड कर दो, लेकिन सर संविधान अमेंड करने गई कोई सरकार तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारे यहाँ दिक्कत है ना, मैंने कहा ना डाइवर्सिटी इतनी है कि किसी में पेशेंस नहीं है और कोई सुनना नहीं चाहता है। लिटरेसी भी नहीं है उतनी कि हर आदमी एजुकेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं गवर्नमेंट हूँ और मैंने ये सोचा कि चलो एग्रीकल्चर पे अब से टैक्स लगाएंगे, पूरे एग्रीकल्चर पे नहीं, जिनकी 10 लाख से ऊपर की कमाई है खाली उन पे लगाएंगे। तो पर उसके लिए मेरे को संविधान तो अमेंड करना पड़ेगा ना। संविधान में अमेंड करके फिर मैं एक्ट में क्या डालूंगा कि 10 लाख के ऊपर हुआ तो ही टैक्स लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बट संविधान तो अमेंड करना पड़ेगा। मुझे हमारे देश में लोग संविधान ही अमेंड करने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही मैं संविधान अमेंड करने जाऊंगा पूरे देश में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी है
वो क्या ज्ञान देना शुरू कर देगी सबको, देखा इनको वोट दिया ना तुमने, अब ये एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगाएंगे। और तुम वहां पे अगर कुछ समझाने भी आए कि सब पे नहीं लगाएंगे, 10 लाख के ऊपर, सुन कौन रहा हो तुम्हारी, उससे पहले तो पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। तब तक तो आपको टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। सुनने बोलने तो देंगे आपको तो ना, कोई बोलने ही नहीं देगा आपको। एंड इसीलिए सालों से हमारे एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स है ही नहीं, विच इज नॉट फेयर, बिकॉज जिनकी इनकम ज्यादा है उन पे तो लगाओ, बट हम उन पे भी नहीं लगा पा रहे। एंड इस तरीके से संविधान के अंतर्गत 5 चीजें आती है। 5 चीजें क्या आती है? इनकम टैक्स एक्ट एंड फाइनेंस एक्ट, प्लस इनकम टैक्स रूल्स 1962, प्लस नोटिफिकेशन, प्लस सर्कुलर, प्लस केस लॉ। 5 चीजों से हमारा कानून बनता है। इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केस लॉस। ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, ये लेजिस्लेटिव होते हैं। ऊपर से लिंक कर रहा हूं मैं। जो सर्कुलर दिख रहा है आपको, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जो केस लॉ दिख रहा है वो जुडिशरी होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 1 से लेके 298 तक है। आपके सिलेबस में 100 ही हैं। बाकी जो 200 बच गए वो सब फाइनल में है। तो कुछ 300 सेक्शंस हुए, होते तो अंदर भी बहुत सारे हैं, फिर वो 10A 10AA ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट ऐसे देखने जाए हम तो 298 में से 100 पढ़ने हैं आपको, यानी 1/3। 1/3 ही आपके सिलेबस में रखे हैं। फाइनल में ये 1/3 तो आएगा ही, और 2/3 ऐड हो जाएगा, तो तब वो 100 मार्क का पेपर बन जाएगा जब आपका फाइनल में आप डायरेक्ट टैक्स देखने जाओगे। तो यहां आपको 1/3 ही पढ़ना है। थोड़ा ऐसा सोचोगे ना तो छोटा लगेगा, नहीं तो अदरवाइज देखने जाओगे तो बहुत बड़ा लगेगा। तो रियलिटी में देखने जाओ तो इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, जो आप फाइनल में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ खाली आपको ब्रीफिंग की जाती है, उतनी ब्रीफिंग कि आप किसी का रिटर्न बना सके और आर्टिकलशिप में जाने लायक हो जाए, उतना ही आपको सिखाया जाता है यहाँ पर कि रिटर्न वगैरह कैसे फाइल किया जाता है। तो 5 चीजों से चलता है, एक्ट प्लस रूल्स प्लस नोटिफिकेशंस प्लस सर्कुलर्स प्लस केस लॉस। केस लॉस आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सर्कुलर्स तक ही कवर कराया गया है। जो जब जब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं डिस्कस करता रहूंगा। अब मेरे आज के इंट्रोडक्शन का मुझे एक लास्ट डिस्कशन लेना है, एक लास्ट पॉइंट लेना है, फिर मेरा आज का इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा। कल मैं आपको क्या कराऊंगा? सिलेबस का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, यानी कि पूरा फ्लो कैसे जाएगा, पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। तो इसे इंडेक्स होता है ना, हम इंडेक्स समझने की कोशिश करेंगे स्क्रैच से, तो वो कल की बात है। हमें आज एक लास्ट छोटा सा टॉपिक क्या देखना है, पोर्ट्रेट ले लो वापस, 3 टाइटल डालो, टैक्स, ड्यूटी, सेस। आपने ये वर्ड सुने होंगे, टैक्स, ड्यूटी, सेस। आम आदमी तीनों को टैक्स बोलता है। हम लोग आम आदमी नहीं है, हम लोग चार्टर्ड्स हैं, तो हम लोग टेक्निकल लेवल पे समझते हैं चीजों को कि फर्क है सर, नाम अलग अलग है तो कुछ तो फर्क होगा ना सर, सेम कैसे हो सकते हैं। आम आदमी इसको टैक्स ही बोलता है, और आप भी अभी तक इसको टैक्स ही बोलते होगे। ड्यूटी भी टैक्स है, सेस भी टैक्स है सर, सब में सरकार को देना है, एग्रीड, बट कुछ तो फर्क होगा लॉजिक का। तो देर बाई हमें उस लॉजिक को समझना है। ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और योर एग्जाम, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कुछ चीजें हम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टैक्स में आप लिख रहे हैं, टैक्स गुड्स पे लगाया जा सकता है, सर्विसेज पे लगाया जा सकता है, पर्सन पे लगाया जा सकता है। ड्यूटी गुड्स पे लगाई जा सकती है, सर्विसेज पे लगाई जा सकती है,
पर्सन पे लगाई जा सकती है, सेस गुड्स पे लगाया जा सकता है, सर्विसेज पे लगाया जा सकता है, पर्सन पे लगाया जा सकता है। सर नींद पूरी नहीं हुई है लग रहा है आपकी। मेरी नींद एकदम पूरी हुई है। सर्विसेज को इसमें काट दो, पर्सन को इसमें काट दो। डिफरेंसेस पूरे नहीं हुए, डिफरेंसेस शुरू हुए हैं। टैक्स गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, पर्सन पे भी लगता है। ड्यूटी कभी भी सुनोगे ना तो सिर्फ किस पे लगी होगी, गुड्स पे। सर्विस पर्सन पे कभी ड्यूटी लगी नहीं सकती। और सेस हो भी सकता है अगेन, गुड्स पे भी लग रहा हो, सर्विस पे भी लग रहा हो और पर्सन पे भी लग रहा हो, सब ओपन रखे हुए हैं हमने। तो मतलब कुछ और फर्क भी होंगे तभी तो डिफरेंशिएट होने वाले हैं ये। तो और फर्क क्या है, दूसरे फर्क में ही सब क्लियर हो जाएगा। यूटिलाइजेशन नॉट prefixed, utilization not prefixed। दूसरे में भी utilization not prefixed, और तीसरे में utilization prefixed। पहले इसका मतलब क्या हुआ, सरकार जब आपसे पैसा लेती है तो बताती है मैं इसे कहां यूज करूंगा, तो वो यूटिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स्ड। और सरकार बोलती है भाई मेरी मर्जी, मेरे को जहां यूज करना है वहां यूज करूंगा, तो उसे क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन इज नॉट प्रीफिक्स्ड। तो लेट अस गो विद एग्जांपल्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किस पे लगता है, पर्सन पे, पर्सन पे लगता है। क्या सरकार बताती है इनकम टैक्स का हम क्या करेंगे, नहीं। हो सकता है एजुकेशन में यूज करे, हो सकता है हेल्थ केयर में करे, हो सकता है फार्मर को सब्सिडी दे दे, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट, दैट इज अ टैक्स। व्हाट इज अ ड्यूटी, ड्यूटी सिर्फ किस पे लगाया जाता है, गुड्स पे लगाया जाता है। तो इस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ किस पे लगता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और इंपोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है क्या हमें बताती है कहां इस्तेमाल करेगी, नहीं, कभी नहीं बताएगी कहां इस्तेमाल करती है, वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। हेल्थ सेस, हेल्थ सेस, तो हेल्थ सेस किसी भी चीज पे लग सकता है, गुड्स पे भी, सर्विस पे भी, पर्सन पे भी, लेकिन नाम में ही बता दिया क्या करेंगे कि इससे जितना पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सरकार कहां यूज करेगी, हेल्थ सेक्टर में यूज करेगी। तो ऐसे हमने सुना होगा कभी स्वच्छ भारत सेस, यानी वो सेस का पैसा सिर्फ किसमें कलेक्ट किया जाएगा, क्लीन इंडिया मिशन, भारत को साफ सुथरा रखने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से सेस का यूटिलाइजेशन क्या होता है, प्री फिक्स्ड होता है, बाकी किसी का यूटिलाइजेशन प्री फिक्स्ड नहीं होता। हम अगर एग्जांपल देखने जाएं तो टैक्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स या जीएसटी। जैसे इनकम टैक्स पर्सन का हो गया और जीएसटी गुड्स और सर्विस का हो गया। ऐसे ही ड्यूटी में एग्जांपल देखने जाएं, कस्टम्स ड्यूटी ब्रैकेट में एक्जिम ऑफ गुड्स, कस्टम्स ड्यूटी एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इससे बातों बातों में आपको ये पता चल गया होगा सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे कोई ड्यूटी नहीं लगती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे ही ड्यूटी लगती है। और यहां एग्जांपल, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सरकार जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कलेक्ट करेगी वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में यूज करेगी और कहीं यूज नहीं करेगी। ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए कराया, प्योरली नॉलेज के लिए कराया, ये एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाले हैं। एग्जाम में जो भी कंटेंट पूछने वाले हैं वो तो शुरू ही 2 दिन बाद होने वाला है। ये सब तो आपके लिए फंडामेंटल्स और इंट्रोडक्शन की शुरुआत है। हमने आज क्या किया, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, फिनेंस एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉ, 3 पिलर्स कैसे बने हुए हैं हमारे, ये सब बेसिक्स कवर कर लिए। कल मैं आपको क्या कराऊंगा, सिलेबस का पूरा फ्लो कराऊंगा।
मतलब एंड टू एंड जो इन 90 लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज पहला लेक्चर हो गया हमारा, तो 89 मोर टू गो का पूरा फ्लो समझाऊंगा आपको। और ये फ्लो बहुत जरूरी होगा, यानी आपको ये फ्लो समझ आएगा तो ही पूरा का पूरा लॉजिक समझ आएगा, क्योंकि यहां चैप्टर वाइज जाना ही नहीं है। मैंने आपको कहा इट इज अ प्रोसेस, यू कैन नॉट डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली कि ये किया वो किया फिर कुछ और कर लिया, यू कैन नॉट डू दैट। बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, इंटर में कई बच्चे ऐसे पढ़ने उतर जाते हैं कि हमारे हाथ में जो चैप्टर आ गया हमने वो पढ़ लिया। वो यूट्यूब से पढ़ने जाते हैं कि हमने कुछ भी रैंडम किसी का भी यूट्यूब खोल के कोई भी चैप्टर पढ़ लिया। अरे पढ़ने भी जा रहे हो तो भी फ्लो में जाओ, डोंट ब्रेक द फ्लो। फाइनल में आप फ्लो तोड़ सकते हो, क्योंकि फाइनल में यू आर अवेयर कि सब्जेक्ट क्या है, बट इन इंटर यू कैन नॉट डू दैट। जैसे अकाउंट्स पहली बार जीवन में पढ़ा होगा तो सर जर्नल एंट्री सीखनी पड़ेगी, आपको थोड़ी बोला होगा चल एक बार बैलेंस शीट बनाना तो सीख ले यार, फिर देखेंगे ट्रायल बैलेंस देख लेंगे चल उसके बाद। ऐसा थोड़ी हुआ होगा, पूरा 11th आपका एक लॉजिकल फ्लो में गया होगा, तो हमको उसी फ्लो में जाना है। ठीक है, हमारे 1.5 घंटे समाप्त होते हैं जैसा हमने कमिट किया था 2:25, तो हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो विद द सिलेबस इंट्रोडक्शन। कल बुक चाहिए रहेगी, बुक होनी चाहिए आपके पास। ओके, विल कंटिन्यू।